हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरएस का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर एकदम आ गया है, तो हम रिवीजन की श्रृंखला में आज हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं राजस्थान के पॉलिटिकल सिस्टम, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था, उसके बारे में। तो जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं वो हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें बहुत जल्दी से स्किप कर जाऊँ, और जो काम की चीज़ें एटलीस्ट हमारे पास 70-80% क्वेश्चन हमारे जो हैं, जो हम डिस्कशन करें उसमें से आ जाए, बस यही हमारी कवायद है। तो जितना जल्दी हो सके उतना बात बेहतर है। ये सिलेबस जो ब्लू जो आपको उसमें दिख रहा है, इंक में दिख रहा है, इसमें मेजर है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं संस्थाएं आरपीएससी है, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, फिर पब्लिक पॉलिसी है, लीगल राइट्स वगैरह। तो एक एक करके शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल। अब जो राज्यपाल है वो आपके आर्टिकल 153 से 167 दिया हुआ है। राज्यपाल की लगभग वही स्थिति है जो केंद्र सरकार में, जब हमने पार्ट 5 पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें देखा था कि संघ सरकार में कार्यपालिका संघ की न्यायपालिका और संघ की विधायिका होती है। वैसे ही छठा जो पार्ट है उसके अंदर राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका और राज्यों की न्यायपालिका आती है। राज्यों की कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो, जैसे 5वें भाग में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्यपाल है। अब राज्यपाल कौन व्यक्ति राज्यपाल होता है, राज्य की कार्यकारिणी में उसका क्या, राज्य की कार्यपालिका में उसका क्या स्थान होता है, उसकी विधायी शक्तियां क्या है, उसकी न्यायालयिक शक्तियां क्या है, मतलब उसकी न्याय से संबंधित शक्तियां क्या है, उसकी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां क्या है, अन्य शक्तियां क्या है, विवेकाधीन अधिकार उसके उसके पास में क्या क्या शक्तियां, उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, नियुक्ति कैसे की जाती है, कार्यकाल कितना रहता है, कौन उसको इस्तीफा दिलाता है, ये थियोरिटिकल पार्ट है। लेकिन जो राजस्थान का जो जो चीजें पार्ट पूछे जाते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं, फैक्चुअल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट एंड फैक्ट्स दोनों को आपको जो है ब्लेंड करके आपको समझना पड़ेगा। तो अभी कंसेप्ट की बात हो रही, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, 6th पार्ट में दिया हुआ है राज्य सरकारों की कार्यशैली के बारे में। कार्यपालिका के जो पार्ट दिए, पहला दिया राज्यपाल, दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, और जो है एडवोकेट जनरल। तो इसमें जो है हमारा जो पोर्शन है वो ये 3 ही, एडवोकेट जनरल हमारा दिया हुआ नहीं है। अब इसमें जैसे 5वें पार्ट में 5 पार्ट थे कार्यपालिका के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड कैग। राज्य में जब आएंगे तो राज्य में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा, पीएम की जगह सीएम आ जाएगा, मंत्रिपरिषद वही रहेगी, और एडवोकेट जनरल जो है वो महान्यायवादी की जगह आ जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति जैसे केंद्र में वैसे राज्यों में उपराज्यपाल होगा नहीं होगा उसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखने की है। अब राज्यपाल जो है वो कार्यकारी प्रमुख होता है, जितने भी राज्य सरकार के काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम से, गवर्नर के नाम से करवाए जाते हैं। ठीक है। अब ये था कि पहले ये माना जाता था कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये रहा कि प्रतिनिधि केवल एक राज्य में नहीं, प्रतिनिधि जो है राज्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधि जो है वो कई राज्यों में हो सकता है। तो ये प्रावधान करेगी, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में एक आदमी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल जो है वो, अब देखिए राज्यपाल कौन है, राज्यपाल संघीय व्यवस्था में, परिसंघीय व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा तो उसको जो है राजनीतिक व्यक्ति ही जनरली होता है। कहने को तो प्रयास किया जाता है गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए राज्यपाल, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है, उनको भेजा जाता है वहां पर, नियुक्त करने का काम वही जो बाकी जितने लुमिनरीज थे वैसे रहेगा। तो ये जैसे राज्यपाल न तो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है, न ही प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति को संवैधानिक रीति से जैसे चुना जाता है वैसा भी नहीं है, ये नॉमिनेटेड होकर भेजा जाता है। जबकि वहां पर केंद्र में देखोगे राष्ट्रपति की एक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो राष्ट्रपति की मोहर से, राष्ट्रपति क्यों करेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको बोलेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहे बगैर राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है। तो एक तरह से केंद्र सरकार के कहने पे राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। अब उच्चतम न्यायालय ने 1979 में एक व्यवस्था में बोला कि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जो है वो गुलाम है केंद्र सरकार का, वो ऐसा नहीं, उसका जो कार्यकाल है, उसका जो वर्किंग का जो टेन्योर है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। तो एक उन्होंने एक वाद में ऐसा कहा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अब कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो राज्यपाल का जो पद है वो विश्व के संविधानों में जितने भी उस समय संविधान जो थे उनमें से कौन से संविधान से ज्यादा मिलता जुलता है। तो कैनेडियन जो मॉडल है उसमें भी ये रहता है कि जो प्रोविंसेज होते हैं वहां पर गवर्नर को केंद्र सरकार भेजती है। तो कनाडियन व्यवस्था से अब कौन व्यक्ति बन सकता है, वही भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु। उसके अलावा बाकी जो चीजें होती है वो भी इसमें होनी चाहिए, जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य होती है। अब
ये तो होगी अर्थ। क्वालिफिकेशन में ये होना चाहिए कि वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारित करने वाला नहीं होना चाहिए। ये जो चीजें बहुत नॉमिनल चीजें, ये एग्जाम में ये पार्ट पूछा जाना जो है कम बनता है इसमें, राज्यपाल में अगर कुछ पूछा भी जाएगा तो। अब मैंने आपको ये बता दिया कि उनका भत्ता क्या रहता है, 2 से ज्यादा राज्यों के भी राज्यपाल एक रह सकते हैं, किन किन चीजों से उनको इम्यूनिटीज मिलेगी, उन्मुक्तियां किन किन चीजों से मिलेगी, सारे विशेष अधिकार उनको मिलते हैं जैसे राष्ट्रपति को मिलते हैं, लगभग उसी श्रेणी के राज्य में उनको मिलते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीजर या सिविल कोई वाद चलाना हो तो जब तक पद में रहे नहीं चलेगा। क्रिमिनल में रह सकता है कि उन्हें गिरफ्तार करके कारावास में नहीं डाला जा सकता, यद्यपि 2 महीने का नोटिस उनको देकर, और अगर वो व्यक्तिगत रूप से किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग करवाई जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शपथ कौन दिलवाता है? शपथ हमेशा दिलाई जाती है, इंटीग्रिटी के नाम की दिलवाई जाती है। तो कार्यभार करने के बाद राज्यपाल को जो शपथ दिलवाने का काम करते हैं, इसमें ये चीज समझ लेनी आपको आवश्यकता होगी कि शपथ जो है हर बड़े जो अधिकारी है, बड़े डिग्निटरीज की जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की 3rd शेड्यूल के अंदर दी हुई है। तो जो शपथ होती है वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग व्यवस्था के अनुसार दी जाती है। किसी को पद और गोपनीयता की होती है, किसी को जो है सत्यनिष्ठा की होती है, किसी को जो है संविधान के वो के संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण की दी जाती है। तो राज्यपाल जो है कार्यभार करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। सत्यनिष्ठा वर्ड आपको याद है, सत्यनिष्ठा इज इंटीग्रिटी। क्या करेगा वो? ये विधि का जो है संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा और जनता के हित में सेवा करेगा। तो राज्यपाल की शपथ की अगर बात करें तो सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं, संविधान के संरक्षण इत्यादि से संबंधित राज्य के हित में सेवा करेंगे। इनको ओथ डिलीवर करवाने का काम जो है, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट होता है उसके चीफ जस्टिस जो है वो वहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलवाते हैं। अब उनकी पदावधि कितनी है? वैसे तो 5 साल है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि बेसिकली गवर्नर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद में, राष्ट्रपति जब तक खुश है यानी राष्ट्रपति जब तक चाहते हैं तब तक वो सत्ता में रहेगा। तो दोनों ही बातें हैं इसमें। अब संविधान में हटाने की, जैसे बड़े बड़े जितने भी डिग्निटरीज हैं उनको हटाने की एक विधि दी हुई है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल को हटाने का कोई प्रोसीजर नहीं दिया। राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी जो है सिंपल है कि भाई राज्यपाल जो है वो चूंकि एक मैसेंजर या एक एनवॉय के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट में रहते हैं, तो ये माना जाता है कि परिसंघीय जो ढांचा है उसके जो है खिलाफ माना जाता है, तो वो काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की विशेष पे। तो ऐसा जो है ये माना जाता है कि ये पद जो है वो एंटी फेडरल नेचर का इसको माना जाता है। तो इसी में आगे इसमें दिया इस तरह राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका किसी राज्य अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त, मतलब कोई फिक्स नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वो कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर जो चाहेगा राज्यपाल को बोल देंगे, राष्ट्रपति को बोल देंगे, वो राज्यपाल को उसी अकॉर्डिंगली कहीं लगा सकते हैं। शक्तियां क्या है? जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां होती है वैसे इनकी भी 4 प्रकार की शक्तियां, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल। अब सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां, सारे जितने भी कार्य राज्य सरकार के काम होंगे औपचारिक रूप से इन्हीं के नाम से लिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वो मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, या बड़े बड़े जो भी संस्थान हैं राज्य स्तर के, उनमें भी नियुक्ति का काम राज्यपाल के द्वारा ही करवाया जाता है। इवन स्टेट में भी जो सर्विसेज जो ज्वाइन करते हैं वो भी राज्यपाल की पावर से जो है, और जो काम भी करेंगे वो राज्यपाल के नाम से होगा। इसमें मुख्यमंत्री वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर कार्य करते। 36 ये जो मुख्यमंत्री मंत्री छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होगा। बिहार राज्य 94 संविधान संशोधन 2006 द्वारा इस प्रावधान से बाहर रखा गया। तो इनमें एक विशेष जनजाति कल्याण का प्रावधान किया गया, एक विशेष मंत्री भी वो रख सकता है इसमें। महाधिवक्ता को नियुक्त करेगा। जितने भी बड़ी बड़ी जो डिग्नेटरीज हैं स्टेट की वो इन्हीं के नाम से नियुक्त होंगी। वो सारे जितने, आप राज्य का निर्वाचन आयोग, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, चाहे जो है इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के, चाहे ह्यूमन राइट का, स्टेट ह्यूमन राइट का कमीशन का होगा वो भी करेगा। तो कार्यपालिका के द्वारा जो भी नियुक्ति होती है इन्हीं के द्वारा होती है। एक ये भी है कि राज्यपाल के पास में पावर रहती है कि उनको ऐसा लगता है कि स्टेट मशीनरी जो है, स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म से नहीं चल रही है, तो वो आपातकाल लगाने की सिफारिश भी कर सकता है। स्टेट जो है वो राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य की जो सरकारी मशीनरी वो संविधान अनुरूप चल रही है नहीं चल रही, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये कोई समय में जब 70s के डेकेड से पहले जब एक ही पार्टी का शासन होता था, वहां पर अगर गैर कांग्रेसी जो सरकारें बनती थी उनमें राष्ट्रपति शासन लगाने की जो तरीके थे वो ये था कि राज्यपाल संस्तुति कर देता था और आपातकाल लग जाता था। तो ये भी एक इनके पास शक्ति, लेकिन अभी इसका कम प्रयोग होता है।
विधायी शक्तियां वही जो विधानमंडल में जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं कि कोई भी बिल से एक्ट बनेगा तो पहले उसके जो है राष्ट्रपति के साइन के बगैर नहीं बन पाएगा, वैसे ही सारी सत्र को आहूत करना, सत्र अवसान करना, उनको जो है इसके अलावा जो है अगर जिन्हें कहा जाता है कुछ जगहों पर द्विसदनीय विधायिका में वो जो है लोगों को करता है, नॉमिनेट करता है, जैसे राष्ट्रपति करता है वैसे 4 फील्ड से करता है। वैसे राज्यपाल अगर कहीं पे अगर राज्य विधान परिषद है तो वहाँ पर साहित्य, कला, विज्ञान, जो बाकी तो था ही, इसके अलावा समाज, सोशल सेवा, यहाँ पर राज्य में जो एक्स्ट्रा है वो है सहकारिता, कोऑपरेटिव मूवमेंट के किसी व्यक्ति को भी राज्य उसमें विधान परिषद में वो काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो मेंबरशिप दे सकता है। एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को दे सकता है, हालांकि संविधान संशोधन के बाद में इसको हटाए जाने की बात चल रही है। तो कुल मिला के जो भी विधेयक से संबंधित बातें राष्ट्रपति की केंद्र स्तर पे होती है वो राज्यपाल की होती है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब एक इसमें ये चीज थोड़ा सा है कि राज्यपाल, मान लो विधेयक आया, विधानसभा ने पास कर दिया, राज्यपाल ने उसको सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल में आगे आपको आर्टिकल बताता हूँ, आर्टिकल 201 वगैरह। तो इसमें कौन कौन से में राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है? यदि उसमें कोई संविधान के उपबंधों के खिलाफ कोई बात दी हुई हो, राज्य के नीति निर्देश तत्वों की बात हो, लार्जर स्केल पे देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, या संपत्ति के जो है उसके अधिग्रहण से संबंधित हो, तो ऐसे कोई भी विधेयक को वो सुरक्षित रख सकता है। ये प्रावधान है इसके अंदर। फिर जैसे विधानमंडल सत्र में नहीं है तो वैसे में कानून बनाने की इमरजेंसी से आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, वैसे राज्यपाल भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये भी उनके 213 आर्टिकल के तहत, आगे आपको आर्टिकल एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा वो राज्य वित्त आयोग, आरपीएससी वगैरह जितने भी बड़े बड़े जो संगठन संस्थान बने उनकी प्रतिवेदन जो है विधानसभा के सम्मुख पेश करवाता है। वित्तीय शक्तियां मतलब बजट पेश करवाने का काम जैसे राष्ट्रपति केंद्र में करता है, राज्यपाल यहाँ पे स्टेट में करेगा। धन विधेयक जो है वहां पर भी राष्ट्रपति की सहमति के बगैर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, यहाँ भी नहीं हो सकते, क्योंकि धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक पे राज्यपाल या राष्ट्रपति की का होना चाहिए। फिर वित्त आयोग का गठन वहां पर होता है, यहाँ पर भी होता है। तो जितने भी काम है मोटा मोटी जो है कॉरस्पॉन्डिंग काम है राष्ट्रपति के। न्यायिक शक्तियां हैं, जो अधिकतर जो जितने प्रकार के जो दंड होते हैं उनका जो है वो जैसे आर्टिकल 72 में मांग करता है, यहाँ पर भी दंड को क्षमा कर सकता है, प्रतिविलंब रेमिशन दे सकता है, रेस्पाइट दे सकता है, कम्यूट कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के हो गया या डेथ पेनल्टी होगा, उससे संबंधित इनके पास में वो शक्तियां नहीं है जो राष्ट्रपति के पास में रहती है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति मामले में राष्ट्रपति पर विचार किया जाता है। बस ये इसमें कोई ज्यादा अन्य शक्तियां आर्टिकल 154, 163 और 164 में हम सीख सकते हैं। एक तो ये है कि राज्य की कार्यकारिणी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, संविधान समिति कार्य करे, उनके अधीनस्थ अधिकारियों को संपन्न होंगे, आर्टिकल 154 में ये सुनिश्चित करता है। विवेकाधिकार की शक्तियां जो उसकी है 163 में है। मंत्रिपरिषद और विधानमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी, ये उपबंध है आर्टिकल 164 में। अब देखिए एक चीज तो समझनी आवश्यक ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो राज्यपाल कई मायनों में राष्ट्रपति के मुकाबले शक्तिशाली है। राष्ट्रपति के पास में विधेयक को रोकने की एज सच कोई भी पावर नहीं, इसको हम वीटो कहते हैं। न तो एब्सोल्यूट वीटो है, न सस्पेंसिव वीटो है, न क्वालिफाइड वीटो है, न पॉकेट वीटो, वो केवल कंडीशनल है। राज्यपाल के पास वो शक्ति है, वो विधेयक को रोक सकता है, वो कंसिडरेशन के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए भेज भी सकता है, बिल लैप्स हो सकता है। तो यहाँ पे राज्यों के पास में कम शक्ति है। दूसरा ये है कि उसकी विवेकाधीन शक्तियां ये भी है कि वो जो है कौन सी पार्टी को सत्ता में, मान लो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद में कौन सी पार्टी सत्ता में बनेगी या नहीं बनेगी, कौन सरकार बना पाएगी, उसमें भी इसको ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है। जब हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास को अगर हम देखें तो देखा जाता है कि राज्यपाल जो है ज्यादा शक्तिशाली रहा। इसके रिलेटेड कई सिद्धांत, प्रकाशा सिद्धांत है, परेड सिद्धांत है, वो डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना सब ध्यान रख लीजिए। राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में 2 मामलों में भिन्न है। एक तो राज्यपाल अपने विवेक अधिकारों का, डिस्क्रिशनरी पावर का ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता है। दूसरा 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के लिए मंत्री को सलाह मानना आर्टिकल 74 में कह दिया गया है बाध्यकारी है, राज्यपाल के लिए ऐसा कोई जो है बाध्यता नहीं बनती है। अब राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों के मामले में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के विचारार्थ कौन से विधेयक को आरक्षित रखना है, राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं लगाना है, केंद्र शासित प्रदेश में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय उसके पास में डिस्क्रिप्शन रहते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में खनिज उत्खनन की रॉयल्टी से रिलेटेड
जो है जनजाति जिला परिषद में कितनी राशि का दी जाएगी, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है, राज्यपाल की पावर में। और राज्य की विधान परिषद प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, इसमें भी जो है विवेकाधिकार जो है, इनकी डिस्क्रिशनरी पावर राज्यपाल की कहीं ज्यादा है। जो यूज किए जाते हैं पावर वो है कि एक ही पार्टी को बहुमत नहीं मिले तब क्या किया जाता है। तब मैंने एक सिद्धांत बताया आपको, प्रकाशा सिद्धांत। ये मद्रास में जो है राज्यपाल प्रकाशा जो थे, सबसे बड़े दल को उन्होंने बुलाया। एक ये भी है लिस्ट पद्धति, परेड पद्धति है कि विधानसभा में बुला लेते हैं, सबको परेड करवाते हैं, देखते हैं किसके पास ज्यादा विधायक है, उनको सरकार बनाने के लिए जो है मौका पहले दिया। लेकिन ये ज्यादा शक्ति है राज्यपाल की राष्ट्रपति के मुकाबले। राज्य विधानसभा में विश्वास मत न हासिल करने वाले मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में इसके पास विवेकाधिकार है। तो विवेकाधिकार जो है वो मतलब आपको जो मैंने बातें बताई वही लगभग इसमें निकल के आते हैं। राज्यपाल के बारे में अलग अलग जो समितियां, अलग अलग जो आयोग इत्यादि बने हैं हमारे देश में लोकतंत्र में, उन्होंने क्या, जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था। उन्होंने ये कहा था कि भैया जो ये राज्यपाल है वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए नॉन पॉलिटिकल, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में, जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर ये बनाया गया था। तो वो भी ये कहा गया था कि राज्यपाल का पद जो है न तो केंद्र सरकार न राज्य सरकार दोनों के अधीन नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होने की बात ये बोलते हैं। उसके बाद में एक राजा मन्नार कमेटी थी साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, उन्होंने ये बोला था कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों की कंसेंट लेनी जरूरी है, कि क्योंकि आखिरकार चलाना तो राज्यों को है। अगर राज्यपाल गतिरोध पैदा कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो कई बार ये पूछ लेते हैं, कॉलम मिला के आप उसको देख सकते हो। अब राज्यपाल का पद कैसा है, अब क्या वो औपचारिक प्रधान है, फॉर्मल हेड है स्टेट का, या वो केंद्र का प्रतिनिधि है, इस पे कई बातें जो है निकल के आते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग वाद में, चाहे वो SR बोम्मई का केस हो, चाहे शमशेर सिंह का केस हो, उसमें राज्यपाल के बारे में बताते रहता है। अब राष्ट्रपति के जैसे राज्यपाल के जो अनुच्छेद हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिनमें जो आपको ध्यान देने वो जरूर देने। तो राज्यपाल के बारे में 153 में दिया गया है, नियुक्ति कार्यकाल पे कोई नहीं पूछा जाएगा, राज्यपाल की दशाएं कुछ शपथ पे कोई नहीं पूछा गया, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जैसे वहां 72 है, 161 है, ये थोड़ा सा एक बात आपको ध्यान रखना है। ये मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग सलाह देना, आर्टिकल 163, ये आपको याद रखना है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, यहां पर ये ध्यान रखना है। विधेयक पर सहमति, ये आर्टिकल 20201 बहुत इंपॉर्टेंट, और एक ये अध्यादेश की शक्ति, बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आर्टिकल याद करना है। राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सलाह करेगा, आर्टिकल 217, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है 233 के तहत, ये आर्टिकल आपको याद रखने। अब राजस्थान में राज्यपाल, ये फैक्चुअल जो है, इनमें से क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। तो हमारा जो राज्य बना, पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो राजस्थान को बी कैटेगरी का स्टेट रखा गया। बी कैटेगरी का क्या मतलब होता है कि जैसे भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 3 तरह की राजनीतिक इकाइयाँ थी ऐसी, जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था वो ब्रिटिश स्टेट थे, जहाँ राजा रजवाड़े थे लेकिन अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन था वो देसी रियासतें थी। तो जो राजा रजवाड़ों वाला जो जितने भी स्टेट बने उनको मिला के बी कैटेगरी का स्टेट बनाया गया। ब्रिटिश राज्यों को ए कैटेगरी का, जहाँ पे कमिश्नरेट्स बैठते थे वहाँ पे सी कैटेगरी, और जहाँ पे अंडमान निकोबार और बाकी जो अन्य प्लेसेस थे उनको डी कैटेगरी का। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उससे पहले कई आंदोलन वगैरह चले, कई कमीशन वगैरह बैठे, धर कमेटी बैठी, जेवीपी कमेटी बैठी, फजल अली कमीशन बैठा 53 में, उनकी सिफारिशों पे आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाया गया। फिर 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1956 के अंदर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, उसके तहत राजस्थान को फिर फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। तो उसी क्रम में जो है हमारे यहाँ राज्यपाल वगैरह भी चेंज होते गए। तो शुरू में जब नहीं 56 एक्ट से पहले जो है वो मान सिंह द्वितीय जो है, महाराजा मान सिंह द्वितीय, ये राज प्रमुख बने थे। ये पोलो के खेलने के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, गायत्री देवी के हस्बैंड के रूप में ज्यादा पॉपुलर है मान सिंह द्वितीय। मान सिंह फर्स्ट जो थे वो अकबर के टाइम के थे, तो पहले गवर्नर के जैसे माना जा सकता है, राज प्रमुख ये बने। अब जैसे ही 56 में, नवंबर 56 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, फुल फ्लैश स्टेट बना, तो अब संवैधानिक रूप से गवर्नर बनने लगे। पहले गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह सिख हैं, ठीक है, राजस्थान के पहले राज्यपाल। ये दिल्ली के दूसरे उस समय दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते थे, तो इसके बाद में मुख्यमंत्री बंद हो गए। उसके बाद में आगे जाके जो है वो खुराना जो है वो मदन लाल खुराना जाके वो बनते हैं मुख्यमंत्री, बीच का काल नहीं। तो ये दूसरे, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन गुरुमुख निहाल सिंह के लिए सही है या गलत है, तो दोनों बातें याद रखनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राज्य के राज्यपाल है। फिर है संपूर्णानंद। अब संपूर्णानंद जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है, ये सुधारवादी नीति के लिए जाने जाते हैं, बड़े राइटर भी थे। इन्होंने सांगानेर में खुली जेल जो है
का प्रस्ताव इन्होंने रखा था, और उसी के नाम पर संपूर्ण खुला बंदी शिविर 1963 में जो है ये आयोजित किया गया। नागरी प्रचारणी सभा जो काशी बनारस में स्थित है, जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का काम करती है, उसके अध्यक्ष और संरक्षक रहे थे। समझिए कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति होगा। ठीक है, राजधानी में आने, अब राजनीति में आने से पहले डूंगर कॉलेज, ये मतलब राजस्थान पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंट, डूंगर कॉलेज में कुछ समय के लिए बीकानेर में ये प्रिंसिपल भी रहे थे। तीसरे जो गवर्नर है वो सरदार हुकुम सिंह है, ये भी सिख है। ये पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति के नेता थे, बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। जो पॉइंट्स आपको ध्यान में बताऊं, इन चीजों को गौर से सुनिएगा। पहले वाले संवैधानिक प्रावधान कम पूछते हैं, ये फैक्चुअल ज्यादा पूछेंगे। तो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, गुरुमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेता रहे हैं। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में ये रहे थे। फिर सरदार जोगेंद्र सिंह आते हैं। अब सरदार जोगेंद्र सिंह की खास बात यह है कि बाद में ही उड़ीसा के राज्यपाल रहे, राजस्थान में बनने के बाद में। इन्होंने बाद में इलेक्शन फाइट किया। ठीक है, अच्छा, एक इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, फर्स्ट गवर्नर हु रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। और उसके बाद में उन्होंने 72 में बहराइच उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी फाइट किया, पर वो हार गए। तो एक ये भी थोड़ा। फिर ये रघुकुल तिलक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनको बर्खास्त किया गया क्योंकि ये जनता पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम में जो बने थे, उसके बाद में इनको। फिर इनके समय का एक इंपॉर्टेंट केस है हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक मामला। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बोलता भी है कि राज्यपाल जो है भारत सरकार के अधीन नहीं है, अधीनस्थ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था ये। ठीक है, सड़क एक्सीडेंट में, इनकी रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। फिर ओम प्रकाश मेहरा है, ये आर्मी में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल रहे थे। इनको परम विशिष्ट सेवा पद्म विभूषण मिल चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओलंपिक खेल की अध्यक्षता इन्होंने करी है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष रहे। ये पूछते हैं फैक्ट्स, इनमें कौन सा कथन सही है नहीं है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। वसंतराव पाटिल बाद में, ये जो है उससे पहले ये मुख्यमंत्री। उस समय प्रचलन ये चलना स्टार्ट हुआ संपूर्णानंद के केस से ही, कि जो भी लोग जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में थे और उनको बाद में उनको कोई डिग्निफाइड, अगर उनको कोई जगह पे रखना है तो उनको ये था कि उनको रखा जाता था राज्यपाल के रूप में। ये परंपरा थी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, बाद में बन गए राज्यपाल बन गए। सुखदेव प्रसाद राज्य के 2 बार राज्यपाल रहे। ठीक है, और ये इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। फिर मिलाप चंद जैन है, जोधपुर के हैं ये, और इन्होंने बाद में जो है राजीव गांधी हत्याकांड की जो जांच की, जैन कमीशन जिसको कहा जाता है, बाद में काफी लीक वगैरह हो गई, तो वो भी कुछ समय के लिए कार्यकारी के रूप में रही। प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ये वकील, प्राध्यापक और चेकोस्लाविया युगोस्लाविया में जो है आयोग के अध्यक्ष भी रहे, क्योंकि उस समय युगोस्लाविया जो है टूट रहा था, जो जैसे 90s के डिकेड में, तो उसके आयोग के अध्यक्ष रहे। बहुत बड़े दर्शन शास्त्री माने जाते हैं, खासकर चारवाक के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोकायत दर्शन, जिसको मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी कहा जाता है। इंडियन फिलोसफिकल काउंसिल के हेड भी रहे हैं। इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के ऊपर एक शोध पत्र भी दिया है, जो आज भी बहुत मान्य माना जाता है। मिश्रित सिद्धांत दिया इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति का, और चारवाक पर शोध प्रबंध इन्होंने दिया। फिर स्वरूप सिंह है, ये गुजरात, केरल और कुछ समय के लिए राजस्थान के लिए रहे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं। रघुकुल तिलक आरपीएससी के, ये यूपीएससी। एक बाद में रफीक किदवई आएंगे, वो रहेंगे आपके अध्यक्ष भी रहेंगे यूपीएससी के। फिर चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं, पंजाब तमिलनाडु के राज्यपाल रहे, तेलंगाना आंदोलन प्रमुख नेता है, और इनके समय में 4थी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फिर धनिकलाल मंडल जो हैं बिहार के रहने वाले थे, अतिरिक्त प्रभार वाले पहले राज्यपाल माने जाते हैं। सॉरी, धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत बिहार के सांसद, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जो अध्यक्ष, इनके जो पद है वो ध्यान में। दरबारा सिंह है, ये राज्यपाल, पहले राज्यपाल पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। सबसे कम कार्यकाल वाले माने जाते हैं। ये जब पोखरण टेस्ट के लिए वहां गए तो बताते हैं उनको लू लग गई थी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर अंशुमान सिंह गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, कोविड में भी डेथ हुई। निर्मल चंद जैन है, ये मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रह चुके हैं, इनका भी कार्यकाल के दौरान डेथ हो चुकी है। ये फैक्चुअल बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम रहे, जब दिल्ली दोबारा बना, दिल्ली की मतलब मुख्यमंत्री का पद वापस अर्जित किया गया। ठीक है, और इन्होंने पद से त्याग पत्र दिया। ये एक्टिव पॉलिटिशियन थे। फिर पहली महिला प्रतिभा पाटिल, हालांकि इनका ससुराल जो है वो राजस्थान में था, लोसल में, छोटे लोसल में देवी सिंह शेखावत से विवाह हुआ, त्याग पत्र दिया, और बाद में ये राष्ट्रपति बनी। फिर एसके सिंह है, भारत के सचिव रह चुके हैं, विदेश सेवा के अधिकारी थे, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर प्रभा राव है, दूसरी महिला राज्यपाल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हिमाचल की राज्यपाल भी रह चुकी थी, कार्यकाल में इनकी डेथ होगी। मार्गरेट अल्वा, तीसरी महिला, कर्नाटक की महिला, केंद्र में मंत्री रह चुकी है। फिर कल्याण सिंह, राम मंदिर मामले में जुड़े हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद कलराज मिश्र जो अभी चल रहे हैं केंद्र में, पहले वो रह चुके। तो ये तमाम बातें राज्यपालों के बारे में फैक्चुअल है, तो थोड़ा सा आपके माइंड में क्लियर। तो पहला टॉपिक,
कुछ और बातें जो राष्ट्रपति के राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में जो आती हैं, एक तो ये कि इन सब की डेथ हुई कार्यकाल के दौरान। दरबारा सिंह, निर्मल चंद, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव। ठीक है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले गुरमुख निहाल सिंह हैं, सबसे कम समय दरबारा सिंह हैं। और रफीक, ये AR किदवई थे, अतिरिक्त कार्यभार इनको मिला था। ये कुछ समय के लिए संघ लोक सेवा के अध्यक्ष भी रहे थे। ये कई बार ये पूछा जाता है। पद पर रहने वालों की डेथ ये इसमें नीचे दे रखी है। 3 महिलाएं रही है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। राष्ट्रपति शासन की बात की जाए, राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति शासन लगता है। उसका मैंने आर्टिकल अभी आपको बताया था, 4 बार लगाया। ये आगे हम जब विधानसभाएं पढ़ेंगे तो उसमें और जो है वो आपके। तो पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 67 से 26 अप्रैल 67 तक लगा। संपूर्णानंद हुकम सिंह इस समय राज्यपाल रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। 42 दिन लगा था। कारण अस्पष्ट बहुमत था, किसी भी पार्टी को ज्यादा स्पष्ट नहीं मिला था। बाद में फिर कांग्रेस की ज्यादा बता दी गई थी और वो सत्ता में आ गई थी। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, वेदपाल त्यागी कार्यवाही के राज्यपाल थे, हरदेव जोशी थे। ये फैक्चुअल पूछा जाएगा, ध्यान रखना हमेशा। बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, हरदेव जोशी की सरकार जो है बर्खास्त होगी। तीसरा राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। भैरव सिंह शेखावत जो थे वो मुख्यमंत्री बने, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए भैरव सिंह शेखावत, उनकी सत्ता में गिर गई। चौथा जो है अगेन भैरव सिंह शेखावत, और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय चन्ना रेड्डी जो थे, और ये लगाया गया। तो ये कुल मिला के राष्ट्रपति। सेकंड टॉपिक शॉर्ट में जो हमें करना है वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सेम वो बातें जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमने संघ सरकार में की, वो यहाँ राज्य सरकार में वही भाग 6 आर्टिकल 163 में ये बात की गई है कि एक मंत्रिपरिषद का हेड होगा जो चीफ मिनिस्टर होगा। चीफ मिनिस्टर को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल करेगा। उसकी स्थिति वैसी है जैसे मुख्यमंत्री केंद्र में प्रधानमंत्री की है। SR बोम्मई बहुत फेमस केस है, सुप्रीम कोर्ट में 9 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी थी। इसमें बताया कि मंत्रिमंडल में विश्वास है या नहीं, और उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री होगा। ये केवल विधानसभा में ही उसको चेक किया जा सकता है, घर बैठ के राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो ये वो बातें जो है इनके बारे में बताई गई। इनके तनख्वाह वगैरह कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये 167 आर्टिकल में इनके वो बताएगा। अब सबसे पहले नियुक्ति की बात करते हैं। आर्टिकल 164 नियुक्ति की बात कहती है विधानसभा में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मेजोरिटी को उसका जो लीडर होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, फिर वही बातें जो आपने CM के बारे में और PM के बारे में पढ़ी हो। अब CM का कार्यकाल कितना रहता है कि कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। कहने को ये है, अब राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि इसकी बहुमत है, सबसे ज्यादा बहुमत वाला है, और इन ये लीडर है विधानसभा का के सबसे बड़े दल का, तो वो जो है व्यक्ति जो है CM के पद पर रहेगा। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता तब तक उसको बहुमत प्राप्त होता है। यानी कि CM विल रिमेन इन ऑफिस as long as he or she enjoys the majority in the विधानसभा। शक्तियां क्या है मंत्रिपरिषद के रूप में? वही है कि राज्यपाल को ये बोलेगा कि किन किन लोगों को आपको मंत्री बनाना है, एक तो वो शक्तियां है। विभागों का आवंटन करेगा। मुख्यमंत्री जो है एक योजक कड़ी के रूप में काम करता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में। फिर राज्यपाल के संदर्भ में वही है कि वो सूचनाएं प्रदान करेगा, उनके बीच में जो कार्य होगा वो मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमंडल का मतलब है कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा मेजोरिटी नहीं था, आप उसको भंग कर दो, फ्रेश इलेक्शन करवाओ। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में एक समय कार्यकाल 1 वर्ष का, ये जो क्षेत्रीय परिषदें जहां होती है, योजना बोर्ड होते हैं, उनका पदेन अध्यक्ष भी जो है वो मुख्यमंत्री होता है। अंतरराज्य परिषद या नीति आयोग जो होते हैं उनमें जो जोनल जो काउंसिल होती है उसमें जो है वो पदेन सदस्य होते हैं। उसमें राज्य सरकार का फेस है, राज्य सरकार का प्रवक्ता है राज्य सरकार, यानी अगर राजस्थान की राज्य सरकार है तो वहां जो फेस होगा वो वहां का CM होगा। उस तरह से ही काम करता है। अब फैक्चुअल में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, अब इनके बारे में फैक्चुअल बात है। जोबनेर जो है यहाँ पे जयपुर के पास में इनका जन्म है। मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले ये प्रधानमंत्री रह चुके थे जयपुर स्टेट के। उस समय स्टेट में प्रधानमंत्री हुआ जाता था। और 42 का जो प्रजातंत्र आंदोलन नहीं ज्यादा मूवमेंट चला, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, इनके बीच में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया था। तो वो सारी बातें जो है आज़ादी से पहले निकल के आती है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पहले स्टेट सर्विस में रह चुके थे, फिर ये प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। फिर इन्होंने सत्ता में आने के बाद में संभागीय व्यवस्था जो है इन्होंने डिविजनल जो कमिश्नर सिस्टम है उन्होंने प्रारंभ किया। अब ये जीते कहाँ से थे? सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से पहली बार ये 57 से 62 तक सांसद रहे।
राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री उस समय उनको बोला जाता। अपनी पुत्री के नाम पर 1935 में शांतिबाई कुटीर की स्थापना की, गांधीवादी लीडर थे। बाद में ये वनस्थली विद्यापीठ फैलाया। इनकी पत्नी जो थी उनका बहुत जबरदस्त इसमें योगदान था, रतन शास्त्री, वनस्थली विद्यापीठ को खड़ा करने में। पद्मश्री और पद्म विभूषण को मिला है, जो दोनों से सम्मानित होने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला मानी जाती है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनका जो है किताब है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका लोकप्रिय गीत है, ठीक है। और 74 में इनकी डेथ हो गई थी, हीरालाल शास्त्री। अब फिर वेंकटाचारी है। वेंकटाचारी जो है ये बहुत छोटे स्पैन के लिए, लगभग 4 महीने के लिए सत्ता में रहते हैं। ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे, इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है। IAS ऑफिसर थे, कनाडा में भारत के राजदूत भी रहे थे। रियासती काल में ये बीकानेर और जोधपुर में भी प्रधानमंत्री रहे थे आजादी से पहले। फिर जयनारायण व्यास, ये 3 बार इनका जो पीरियड आपको देखने को मिलेगा। शेर राजस्थान, लोकनायक, धुन का धनी, लकड़क्कड़, फक्कड़, घुमक्कड़, जो भी इनके बारे में जो है, इनके जो उपनाम इनके यूज होते हैं। सामंतवाद का विरोध इन्होंने मारवाड़ में किया। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, इन जैसी संस्थाओं को इन्होंने बनाया। और जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। मनोनीत इसलिए थे, गांधीवादी बहुत बड़े लीडर थे, तो इनको बनाया गया। लेकिन जब इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में हार गए, तो फिर इनको टीकाराम पालीवाल को फिर बनाना पड़ा। फिर इनको बाई इलेक्शन फाइट करा के फिर लाना पड़ा इनको। तो 26 अप्रैल से लेके 3 मार्च तक ये मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बाद में इनको बाई इलेक्शन के माध्यम से जो है इनको जो है निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रथम विधानसभा में जयनारायण व्यास जोधपुर और जालौर सीट से लड़े, दोनों जगहों पे हार गए। बहुमत नहीं मिली तो किशनगढ़ में चांदमल मेहता की सीट को खाली कराया गया और वहां से जीते। ये पूछा जाता है कि वो कहां से जीते थे, तो किशनगढ़। अब मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे थे। जयनारायण व्यास एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर टीकाराम पालीवाल है। अब टीकाराम पालीवाल जो है बेसिकली दौसा के आसपास के रहने वाले थे और ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम उप मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि जब जयनारायण व्यास को जिता के लाया गया तो फिर इनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। 3 मार्च 52 से लेके 1 नवंबर 1952 तक ये मुख्यमंत्री रहे। बाद में जयनारायण व्यास को बनाने के बाद वो उप मुख्यमंत्री बने। अब ये मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक 17 वर्षों तक जो है ये रहे हैं मुख्यमंत्री रहे हैं। जन्म स्थान इनका झालावाड़ है, कर्मस्थली इनकी उदयपुर है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 17 वर्ष तक रहे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। बाद में इनको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तीनों साउथ के स्टेट का इनको राज्यपाल भी बनाया गया। जैसे बाहर के मुख्यमंत्री रिटायर होने के बाद हमारे राज्यपाल बने, ये भी बाहर गए। सबसे युवा, ये कई बार पूछा जाता है, 38 की एज में ये सोचिए आप बन गए मुख्यमंत्री। पंचायती राज 59 में 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुई, तब ये यहाँ थे। संभागीय व्यवस्था इनके समय में स्टार्ट हुई। पहली मंत्री कमला बेनीवाल इनके समय में बनी और राष्ट्रपति शासन में पहली बार इन्हीं के समय में लगा। अब कई बार किस्मत से लोगों को सत्ता में आने का मिलता है। वैसे ही बरकतुल्ला खान थे, ये जोधपुर के रहने वाले थे। इनके नाम पर एक बरकतुल्ला स्टेडियम भी है। पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री माने जाते हैं। ये भी जो मुख्यमंत्री जब ये बने, भारत पाक युद्ध जब चला था तब ये भारत के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उषा मेहता एक बहुत फेमस सोशलिस्ट लीडर थी, उनके हस्बैंड थे, प्यारे मियाँ के नाम से जाने जाते थे। एक बार इनको CM बनाने के बाद में इनको चुनाव लड़वाया नहीं जा सका, इनको इस्तीफा देना पड़ा दोबारा जब ये सत्ता में आते हैं। हरिदेव जोशी, अब हरिदेव जोशी भी है, वो 3 बार मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल आगे आपको दिया हुआ है। 10 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास में है, ठीक है। 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। इनके समय में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन चला। फिर ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे। इन्होंने 87 में वापस संभागीय व्यवस्था लगाई और बाद में असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल है। बिल्कुल सबका वो पिक्युलर स्टाइल है। भैरव सिंह शेखावत, ये खाचरियावास सीकर में वहाँ के रहने वाले थे। अपने बड़े भाई बिशन सिंह की प्रेरणा से आए, जनसंघ की तरफ से लड़े ये। और ये इनके बाद खास बात ये है कि ये पहले सीकर ठिकाने में थानेदार के पद पे थे। एक सिनेमा हॉल में कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर ये राजनीति में आए। राजनीति में आने के पीछे कई कहानियां, तो कुल मिला के ये है कि ये जब सत्ता में आए तो इन्होंने अपने बड़े भाई बिशन सिंह शेखावत की प्रेरणा से जनसंघ में शामिल होकर अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ी। और जब पहली बार जब ये नॉन कांग्रेस के वो बने, मुख्यमंत्री बने, तो ये MP से राज्यसभा के सदस्य थे। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। बाबोसा के नाम से फेमस है, तो लोकल चलता है नाम ये। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। जब ये मुख्यमंत्री बने तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सांसद थे। बाद में कोटा की छबड़ा विधानसभा से इनको जितवाया गया और तीसरा चौथी बार में राष्ट्रपति शासन 2 बार इनके समय में लगा।
पहली बार मध्यावधि चुनाव जो भारत में हुए वो इसी में, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में राज्यों में भी गैर कांग्रेसी सरकारें वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं हो पाई। सत्ता में इंदिरा गांधी की सरकार आते जो इनकी सरकार थी तो वो बर्खास्त कर दी गई। ऐसा माना जाता है इन्होंने सर्वाधिक राज्यपालों के साथ काम किया था। आप देखिए, बलीराम भगत, दरबारा सिंह, नवरंग लाल टेबरेवाल, इसके अलावा रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, मिलाप चंद्र, देवी चट्टोपाध्याय, 9 राज्यपालों के साथ इन्होंने काम किया। जगन्नाथ पहाड़िया पहले एससी अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये भी राज्य सांसद थे। फिर ये मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा विधानसभा सदस्य के अलावा बिहार हरियाणा राज्यों के राज्यपाल रहे और इन्होंने पूर्ण शराबबंदी बीड़ी बंदी लागू करने की वकालत की थी उस समय। इन्होंने महादेवी वर्मा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया, इसकी वजह से केंद्र सरकार रुष्ट होगी, इनको इस्तीफा देना पड़ा था। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है कोविड से। फिर शिवचरण माथुर है, ये एमपी में इनका जन्म हुआ, कार्यस्थली इनकी उदयपुर है, ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। फिर ना लास्ट में ना एडीग में गोलीकांड, उनको इस्तीफा देना पड़ा। बाद में असम के राज्यपाल रहे, फ्रीडम फाइटर भी रहे हुए। फिर हीरालाल देवपुरा सबसे छोटे कार्यकाल 17 दिन, ठीक है, ये मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा के अध्यक्ष, वित्त के अध्यक्ष, ये कई बार पूछा जाता है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्य वित्त आयोग के वो भी रहे हैं। फिर अशोक गहलोत, जोधपुर के, सरदारपुरा के, कर्मस्थली जोधपुर, जन्म जोधपुर, 3 बार मुख्यमंत्री, अभी करंट में चल रहे हैं अभी ये, ठीक है, 22वें और वैसे माना जाए और तो 2018 से दिसंबर से ये 5 बार सांसद रह चुके हैं। ये उससे पहले कपड़ा मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार के अंदर। सरदारपुरा जो है इनका जो है मेन हार्टलैंड है जोधपुर के अंदर, जहाँ से जीते। फिर वसुंधरा राजे पहली जो है महिला जो है मुख्यमंत्री इनको माना जाता है। बेसिकली तो मुंबई में इनकी पढ़ाई हुई, ग्वालियर राजघराने से इनका ताल्लुक था, धौलपुर में इनका विवाह हुआ, उसके बाद में धौलपुर से इन्होंने विधानसभा जो है सदस्य रही। उसके बाद में झालावाड़ इन्होंने अपना केंद्र बनाया और वहाँ पर 5 बार जो है ये एमपी रही हैं, जो अब तक सर्वाधिक लंबे एमपी रहने वाली महिला एमपी राजस्थान की ये मानी जाती है। बाद में स्टेट की पॉलिटिक्स में आई हैं और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा बहुमत जीतकर बनने वाली मुख्यमंत्री, 163 सीट जीतकर बनने वाली मुख्यमंत्री का खिताब भी इन्हीं के पास जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान। अब उप मुख्यमंत्री भी आते रहे, हालांकि कोर्स में नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की बात आती है तो उप मुख्यमंत्री की बातें भी करनी आवश्यक होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो टीकाराम पालीवाल जो है पहले उप मुख्यमंत्री क्यों रहे, आपको समझा दिया मैंने। हरिशंकर भावड़ा जो है भैरों सिंह शेखावत के समय रहे, बनवारी लाल बैरवा अशोक गहलोत के समय में, कमला बेनीवाल जो है वो गहलोत के समय मुख्यमंत्री, अब सचिन पायलट वर्तमान में इसमें है। अब मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो केंद्र के मंत्रिमंडल में भी हमारे 3 मिनिस्टर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी। इनके पद मैंने आपको दे रखे। हालांकि अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री भी हैं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, वो भी पाली के पास में जीवन गांव के रहने वाले हैं। वो भी मूल रूप से जो है राजस्थान के हैं और लेकिन वो राज्यसभा से फिर उनको उड़ीसा से लाया गया क्योंकि वहीं उनकी कर्मस्थली रही थी। अब राजस्थान में विधानमंडल की बात की। विधानमंडल कई कई जगह पर 2 सदनीय होता है, विधान परिषद, विधानसभा, काउंसिल और असेंबली। तो काउंसिल की अगर पहले हम बात करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, तो वो आर्टिकल 171 में इसमें दिया गया। इसमें कुछ बहुत ज्यादा पूछा जाना नहीं, बस केवल एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रहनी कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो 1/3 राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा, बाकी इनका निर्वाचक मंडल होता है जिसमें टीचर्स वगैरह इत्यादि इत्यादि लोग भाग लेते हैं। अब राजस्थान में नहीं है तो राजस्थान में इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। विधान परिषद की स्थिति क्या केंद्र के राज्यसभा के बराबर है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा लोकसभा का सहयोगी संस्थान है, लेकिन विधान परिषद विधानसभा का अधीनस्थ है। राज्यसभा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेके उनके इम्पीचमेंट सब में शामिल रहता है। विधान परिषद के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो विधान परिषद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती नहीं, लेकिन चूंकि अभी ये संवैधानिक प्रावधान है तो हमें इसको करना आवश्यक होता है। उपयोगिता क्या है कि कई बार जो है विधान जो है जल्दबाजी में एकदम बहुत ज्यादा मेजोरिटी में विधानसभा होती है तो कोई ऐसा बना दे उसको रोकने के लिए व्यवस्था जरूरी होती है, तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये तो बहुत पुराने प्रश्न है, आपने देख चुके हैं, इसमें कुछ ज्यादा ये भी छोड़ दीजिए। अब राजस्थान में विधानसभा जो है वो ऐसा नहीं है कि विधानसभा का क्या मतलब है। विधानसभा का मतलब सरकार कोई भी काम करेगी, सरकार लोगों की सहमति से काम करे। लोगों की सहमति कब मिलेगी, जब लोगों के प्रतिनिधि आएंगे। लोगों के प्रतिनिधि कैसे आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएंगे। तो विधानसभा में लोगों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन आज़ादी मिलने से पहले भी प्रतिनिधि सभाएं अस्तित्व में थी। जैसे सबसे पहले बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने विधानमंडल, हालांकि उनके पास मूल रूप से शक्तियां वैसी नहीं थी जैसे आज के समय में, लेकिन दिखावे के लिए उन्होंने भी प्रतिनिधि सभा बनवाया था। उसके बाद बांसवाड़ा में और फिर धीरे धीरे सभी राज्यों, मत्स्य संघ से लेके बूंदी में, ये
पहले से भी अस्तित्व में थी। मान सिंह के समय में, जोधपुर में आज़ादी से पहले उमेश सिंह के समय में, सब जगह पर, मेवाड़ रियासत में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो संविधानविद थे, उन्होंने भी जो है विधायिका की बात कही थी। तो ये आज़ादी से पहले जो जितने भी राज्य थे, टोंक में मजलिस आम बनी, भरतपुर में प्रजा परिषद बनी, बीकानेर का ध्यान रखिएगा सबसे पहले बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आज़ादी मिली, संविधान बना, 168 के तहत राजस्थान में विधानसभा का गठन किया गया। अब जो विधानसभा पहले आम चुनाव के बाद बनी, 52 में बनी है, ठीक है, यानी आज़ादी के 5 साल बाद। उससे पहले जो पहले की व्यवस्थाएं चल रही है वो चल रही। तो अब विधानसभा, अब तक 15 विधानसभाएं बन चुकी है। पहला जो विधानसभा जो जो हुआ वो टाउन हॉल होता था, वहां पर वो उसको ओल्ड विधानसभा कहा जाता। अब ज्योति नगर में नई विधानसभा, वो देख लेंगे अभी आप में। पहली विधानसभा के आम चुनाव फरवरी 1952 को हुए, 160 सदस्य थे उसमें। अब ये 52 यानी राजस्थान स्टेट पूरा बना उससे पहले के। अजमेर की 30 सीट्स अलग थी, तो इसमें 160 सीट्स थी। फिर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो कमिश्नरी प्रदेश था, सी कैटेगरी का राज्य था, उनको जब मई 1952 में जो है 30 सदस्यीय विधानसभा गठन किया गया, इनको जब मिला दिया गया तो कुल सदस्य संख्या 190 हो गई। लेकिन राज्य पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद में जो है उस सदस्य सीटों में चेंज हुआ। 77 के बाद में हमारी जो सीटें जो है वो 200 हो गई। बस ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा भवन की अगर बात की जाए तो अभी ज्योति नगर में है। इसमें अलग अलग शैली के बने हैं, जोधपुर, पहाड़पुर, करौली, ठीक है। इमारतों का पत्थर यूज हुआ है। जयपुर का जो है उत्तरी द्वार जो है वो जयपुर का, दक्षिणी द्वार मारवाड़ी शैली से, पश्चिमी द्वार जो अलग अलग शैली के दिए हुए मैंने आपको इसमें दिया हुआ। अब विधानसभा क्षेत्र में की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विधानसभा 25 टोटल 200 टोटल सीट जो हैं, उनमें जयपुर जिले में 19 और अलवर में 11 सर्वाधिक, ये ध्यान रखने। सबसे कम जो है वो विधानसभा सीट जो है प्रतापगढ़ और जैसलमेर में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। फिर झोटवाड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा माने जाते हैं पंजीकृत मतदाता। सबसे छोटा जो है बसेड़ी है। जिले के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक मतदाता जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर। तो जनसंख्या जैसे हरिदेव जोशी सबसे ज्यादा बार, एक साथ 10 बार विधानसभा सीटों से वो जीते हुए हैं। 12वीं विधानसभा में सबसे पहली बार ईवीएम का यूज किया गया। रामनिवास मिर्धा सबसे लंबे समय तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष है। अब एक एक विधानसभा को अगर हम देखें तो पहली विधानसभा 52 से 57 कार्यकाल इसमें दे रखा है। ये पहला आम चुनाव देश में हुआ था, तब से ये स्टार्ट हुआ। उस समय आम चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ हुए। तो ये कब गठन हुआ वगैरह ये छोड़िए, कोई नहीं, बस सदस्य संख्या आपको 160 है वो याद रखनी है। कांग्रेस को 82 सीट्स मिली थी, बाकियों को जो अलग अलग मिली। इसमें जो खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ मेंबर जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। वो जो है थोड़ा सा जो है आपको ये 7 प्रत्याशी निर्विरोध, ये देखिए क्या जमाना रहा होगा कि कोई अगेंस्ट में नहीं खड़ा। इतने लोग लोकप्रिय होते थे कि उनको जो है निर्विरोध जितवा दिया गया। अब पहली विधानसभा की बैठक 29 मार्च को सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। बाद में इसे विधानसभा का रूप दे दिया गया। हवा महल के पास में है, ठीक है। 17 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपचुनाव। कई बार ये भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा उपचुनाव बाई इलेक्शन कब हुए। इलेक्शन मतलब विधानसभा इलेक्शन अगर ठीक नहीं माना जाता मेन स्ट्रीम का तो दोबारा इलेक्शन, उसको बाई इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं, वो हुए। अब प्रथम विधानसभा अध्यक्ष में नरोत्तम लाल जोशी पहले, अध्यक्ष लाल सिंह शेखावत पहले, उपाध्यक्ष विपक्ष के नेता कुंवर जसवंत सिंह झुंझुनू से विधायक थे, और विधान सचिव थे मनसाराम पुरोहित। और इस विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने, जो मैंने आपको बताया था, टीकाराम पालीवाल हो या जो है आपकी हीरालाल शास्त्री हो या फिर जयनारायण व्यास हो। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल को बनाया गया, उसके बाद में जो है जयनारायण व्यास आए, ठीक है। और फिर 54 हरिदेव जोशी नहीं, फिर जब मोहनलाल सुखाड़िया। तो 3 पहले में बने, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। इसी पहली जो विधानसभा में पहली जो विधायक बनी है उपचुनाव में आई यशोदा देवी, इनका नाम याद रखिए, बांसवाड़ा से ही उपचुनाव के माध्यम से आई थी। इनकी पार्टी का नाम भी पूछ सकते हैं, प्रजा समाजवादी पार्टी आई थी। पहली महिला विधायक है। इसी में फर्स्ट में जो दूसरी विधायक आती है 1954 में कमला बेनीवाल कांग्रेस से, ये आमेर से जीत के आई थी। बाद में उनको उप मंत्री बनाया गया। तो पहली मंत्री जो है वो कमला बेनीवाल है, पहली विधायक जो है यशोदा देवी, दूसरी विधायक जो है कमला बेनीवाल है। तो पहली विधानसभा इंपॉर्टेंट है, पूछते थोड़ा ध्यान रखना। सेकंड विधानसभा 57 से 62 तक कार्यकाल में अगर हम कुछ नहीं, बस एक ये याद रखना, इनकी सदस्य संख्या जो है बढ़ के जो है 176 हो गई थी। अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे, उपाध्यक्ष निरंजन लाल आर्य। ये सबसे लंबा शपथ समारोह चला, छोड़ो कोई नहीं पूछेगा इसमें। 176 सीट थे। कांग्रेस को 119 मिली, मेजोरिटी इनकी थी। बाकी एक पार्टी थी, इसका नाम था राम राज्य परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी। ऐसा देखो, राजस्थान एक ऐसा स्टेट रहा है, मेंस के अंदर टॉपिक आते हैं राजस्थान की पॉलिटिकल डायनामिक्स। जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज को सबसे पहली जो मजबूती मिली है वो राजस्थान में मिली है, केंद्र स्तर में जाएगी, खास करके बीजेपी इत्यादि। तो वो आप देखोगे यहाँ पे मिलेगी। तृतीय विधानसभा जो है ये 62 से
67, ठीक है। तो इसमें सदस्य संख्या 176 रही। अध्यक्ष वही रामनिवास मिर्धा, नारायण सिंह उपाध्यक्ष, विपक्षी नेता लक्ष्मण सिंह, नाम याद रखने पड़ेंगे। अब आप यहाँ देखिए, कांग्रेस को सीट्स मिल रही है 89, स्वतंत्र पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी से गायत्री देवी लड़ती है, भारतीय जनसंघ, अब राम राज्य परिषद, इनको अगर आप मिलाओगे तो कांग्रेस को टक्कर देने की पोजीशन में आ जाते। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्थिति ऐसे आ गई कि जो है वो लगवाया जाए, राष्ट्रपति शासन की नौबत आने की स्थिति होगी, कांग्रेस को टक्कर यहाँ मिलनी स्टार्ट हो गई, और इन्हीं से आगे जाके दुखी होती है इंदिरा गांधी और वो प्रिवी पर्स को हटाती है। तो ये स्वतंत्र पार्टी बेसिकली राजगोपालाचारी ने बनाई थी, राइटिस्ट पार्टी थी जो कांग्रेस की समाजवादी नीतियों का विरोध करती थी, उन्हीं से जो है गायत्री देवी फिर वो लड़ती है। तो बाकी प्रजा समाजवादी, सीपीआई वगैरह, ये निर्दलीयों ने 22 स्थान हासिल किए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा जो रिकॉर्ड है। तो मोहनलाल सुखाड़िया तीसरी बार कांग्रेस के जो है चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और चौथी विधानसभा जो है किसी भी दल को, अब धीरे धीरे विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही है, यहाँ पर एक हत्याकांड भी हो जाता है जो जयपुर का फेमस हत्याकांड माना जाता है, हवा महल हत्याकांड। बट ये सिर्फ ये ध्यान रखिए कि 67 में ये बनती है और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर जो है ये निलंबित हो जाती है। ध्यान रखना, पहली बार मंत्रिपरिषद संसदीय नियुक्ति व्यवस्था की गई, ये भी आपको याद रखना है। सीटें बढ़ाकर 176 से 184 कर दी गई। अब पहले तो माना जाता था 89 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में कैलकुलेशन के बाद जो भी हुआ वो 103 सीटें इनको दे दी कि स्वतंत्र पार्टी देखिए आप ऑलमोस्ट 50 सीटें जीत चुकी है। तो यही वो कारण था कि जो है कांग्रेस को पहली बार जो है पूरे भारत के अंदर राज्यों में 67 के जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस को भारी जो है चोट लगी। यहाँ भी जो है बड़ी पार्टियां इनके सामने खड़ी, भारतीय जनसंघ जो आगे जाके बीजेपी बनती है, दोनों राइटिस्ट पार्टियां हैं, ऑलमोस्ट कांग्रेस के बराबर आ चुकी है। खैर, इसमें निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष पूनम चंद्र बिश्नोई, बाद में रामनारायण रहे, लक्ष्मण सिंह प्रतिपक्ष के नेता, संपूर्णानंद ने पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया। आपको मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि स्पष्ट बहुमत जो था वो क्लियर नहीं था। मोहनलाल सुखाड़िया चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र के बाद बरकतुल्ला खान को राज्य का बनाया गया, लेकिन वो सदस्य थे नहीं, उन्हें 6 बाद त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों, बाई इलेक्शन से जीत ही नहीं पाए वो। 5वीं विधानसभा अब इसकी खास बात ये बताया जाता है 5 वर्ष से अधिक समय तक रही, सबसे ज्यादा 70वीं में आयोजित हुई। ये चीजें आपको फैक्चुअल याद रखनी पड़ेगी। अब विधानसभा में 184 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें स्वतंत्र पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही, बाकी पार्टियां भी कमजोर होती जा रही है, और कांग्रेस जो है वो अब जो यहाँ पर मजबूती से उभर रही है। और यहाँ बरकतुल्ला खान जो है वो मुख्यमंत्री दूसरी बार बनाए जाते हैं, 73 में उनकी डेथ हो जाती है। बाब हरिदेव जोशी उसके बाद में आते हैं। अब यही वो समय है जब राज्य में आपातकाल लगाया गया था, जो इंदिरा गांधी के समय में 25 जून 1975 को लगाया गया था। उसके बाद में इलेक्शन करवाए गए, वो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पूरे भारत में आ रही है, तो यहाँ भी राजस्थान उससे अछूता नहीं था। सीटें बढ़ा के 200 कर दी गई थी। फिर जो इलेक्शन हुए, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, और इसमें जो है भैरव सिंह शेखावत जो है पहले नॉन कांग्रेस सीएम बनते हैं। कांग्रेस को 41 सीटें मिलती, जनता पार्टी को 150 सीटें मिलती, ठीक, वो इन्होंने एक बना। अब अक्टूबर में फिर बाद में जब भैरव सिंह शेखावत को लाया गया बना के अध्यक्ष, तो ये छबड़ा कोटा से इन्होंने जो है विधानसभा के सदस्य बने उपचुनाव के माध्यम से। फिर उस समय वो राज्यसभा के मेंबर थे मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब 1980 में वापस केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार आती है। इंदिरा गांधी की सरकार आते ही जहां जहां नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां पे सब पे राष्ट्रपति शासन लगा देते। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन यहाँ लगता है भैरव सिंह शेखावत के समय। मध्यावधि चुनाव, कांग्रेस को स्पष्ट वापस बहुमत मिला, ठीक है। और जो है अध्यक्ष महाराल सिंह, गोपाल सिंह, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको, हाँ यहीं से। अब 7वीं विधानसभा, कांग्रेस को 133 सीटें प्राप्त हुई। जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। वो पहले बयाना से लोकसभा के सांसद थे, बाद में बेर को सुरक्षित करके उनको जिताया, विधानसभा के सदस्य बनते हैं वो। फिर बाद में इस्तीफा होता है, शिवचरण माथुर बनते हैं। फिर कुछ समय बाद में हीरालाल देवपुरा आते हैं, वो सबसे छोटे समय के लिए बनते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, ठीक। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ये है कि सबसे कम समय के जो है वो हीरालाल देवपुरा जो है वो रहते हैं इसमें सीएम। पूनम चंद्र बिश्नोई, अहमद बख्शी सिंधी, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। 8वीं विधानसभा 85-90, इसमें कांग्रेस को 115 सीटें मिलती है। हरिदेव जोशी जो है राज्य के मुख्यमंत्री दूसरी बार बनते हैं। देवराला सतीकांड 87 होता है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर शिवचरण माथुर सत्ता में आ जाते हैं।
शिवचरण माथुर के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है, फिर हरिदेव जोशी वापस सत्ता में आ जाते हैं। तो एक संवैधानिक संकट हो जाता है, क्योंकि उस समय उनको असम का राज्यपाल बनाया, फिर उनको छोड़ा नहीं, कई कहानियां थी। बट समझ लीजिए कि ये जो है कुल मिला के ये जो फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। हरिदेव जोशी तीसरी बार जो है राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब 9वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को, अच्छा उधर 90 के अंदर, ठीक है, अब वहां पर अगेन जो है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है, हरिदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ता है और विपक्ष के नेता भैरव सिंह शेखावत कहते हैं, अच्छा ये ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष के रूप में ये लोग रहे। अब उधर केंद्र में, अब जैसे केंद्र में सरकारें चेंज हो रही है, यहाँ भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये थोड़ी जो है वल्नरेबिलिटी जो है राजस्थान की, जब हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं तो ये देखने को हमें मिलती है। अब इसमें एक चीज जो देखने वाली बात है वो कि 9वीं विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने गैर कांग्रेस सदस्यों के साथ मिलकर दूसरी बार सरकार बनाई, भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि उधर वीपी सिंह की सरकार है, ठीक है। अब ये भारत राजस्थान की पहली गठबंधन सरकार है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद गिरी, चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे, फिर मध्यावधि चुनाव कराए गए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके सबके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। 10वीं विधानसभा, अब 10वीं विधानसभा 92 में के बाबरी डिमोलिशन के बाद में 6 दिसंबर के बाद में ये वापस इलेक्शन होता है। अब इस इलेक्शन में अगेन किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, सबसे ज्यादा सीटें मिलती है भाजपा को, और भैरव सिंह शेखावत जो जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 5 साल पूरा निभा जाते हैं। ये जो है मदेरणा, हरिशंकर बाबड़ा, शांतिलाल चपलोत इत्यादि जो है, इनके नाम याद रखने हैं। 11वीं विधानसभा, अब जो है भैरव सिंह शेखावत के बाद में अगेन चुनाव होते हैं, 152 सीटें हाईएस्ट मिली कांग्रेस को, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और परशुराम मदेरणा अध्यक्ष, देवेंद्र सिंह उपाध्यक्ष और विपक्षी नेता भैरव सिंह शेखावत। 12वीं विधानसभा वसुंधरा राजे, इसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया, ठीक है, और जो है वो 13वीं मुख्यमंत्री बनती है, पहली महिला। और बाकी ये सुमित्रा सिंह, रामनारायण विश्नोई और इनके विपक्ष के नेता वगैरह के नाम आपको याद रखने हैं। 13वीं विधानसभा की खास बात यह है कि इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जो 96 कांग्रेस को मिलती है। कांग्रेस जो है जोड़ तोड़ करके सत्ता में आ जाते हैं, अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर जो है पहली बार देवी सिंह शेखावत बनते हैं, देवी सिंह भाटी बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, कोलायत से जो है एमएलए थे। 14वीं विधानसभा, इसकी खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा सीटों के साथ कोई मुख्यमंत्री बना है, तो 163 सीटों के साथ वसुंधरा राजे बनती है। चुनाव आयोग ने पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया। अध्यक्ष जो है पहले दलित विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल बनते हैं, उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह बनते हैं। 15वीं विधानसभा जो अभी तक चल रही है, इसके बारे में आपको मोटा मोटी सब पता है कि इसमें अभी कांग्रेस के पास में 107 का की टैली टोटल स्कोर है। इसमें इस बार जो है मतदान जो है पिछले मुकाबले जो है कम रहा, ये थोड़ी खास देने वाली बात है। महिलाओं का मतदान ज्यादा रहा पुरुषों के मुकाबले, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप इसमें, ठीक है। एक भारतीय ट्राइबल पार्टी है भी है जो जिसको 2 सीटें मिली इस बार, जिनका ऑटो रिक्शा इनका जो है इनका चिन्ह है, छोटू भाई बसवा इनका वो है। फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी, इससे 3 सीटें मिली है। इनका जो चुनाव चिन्ह पानी की बोतल है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 15वीं विधानसभा में 25 महिलाएं पहुंची है, जबकि पहले वाले में 28 थी। तो कथन पूछ सकते हैं आपसे 15वीं विधानसभा के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस इलेक्शन में महिलाओं का वोटर टर्नआउट ज्यादा रहा पुरुषों के मुकाबले, तो हमें लगेगा गलत है। फिर महिलाएं कम पहुंची है मुकाबले, तो सही है। तो स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा फैक्चुअल ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट असेंबलीज इन राजस्थान। जो आना होगा इसमें आ जाएगा, बाकी फिर बाल की खाल टाइप क्वेश्चन बनेंगे। संसद में राजस्थान की अगर बात करें तो 25 लोकसभा सदस्य जो है हमारे यहाँ से जाते हैं, 2 जो है वो जयपुर से जाते हैं, ग्रामीण और शहर के हिसाब से, ठीक है। बाकी जो है एक एक जिले का एक एक प्रतिनिधि जनरली रहता है, लेकिन कुछ जगहों पर जो 2-2 हैं, जैसे करौली, धौलपुर, टोंक सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बारी, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये जो है आपके, अब पहले आम चुनाव जब 1952 में केंद्र के लिए हुए थे सांसदों के लिए, तो राजस्थान में केवल 22 लोकसभा सीटें थी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। तो राजस्थान की तरफ से पहली महिला सांसद बनती है श्रीमती शारदा भार्गव, प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य 1952 में बनी, ये लोकसभा से नहीं गई है। राज्य से चुनी गई प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष महारानी गायत्री देवी। एमपी लोकसभा गायत्री देवी, एमपी राज्यसभा जो है वो शारदा भार्गव, ये जयपुर से जीती गई। फिर नाथूराम मिर्जा सबसे ज्यादा बार जीते। वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा जीतने वाली महिला। अनुसूचित जनजाति की तरफ से सबसे पहली बार उषा देवी मीणा। अनुसूचित जाति की तरफ से सबसे पहले सुशीला बंगारू जालोर से। फिर
सबसे ज्यादा अगर 1985 में 8वें लोकसभा चुनाव में राज्य की सबकी सब 25 सीटें कांग्रेस को मिली, और सीकर से जो बलराम जाखड़ जो थे आगे लोकसभा के अध्यक्ष बनते सीकर से जीतने के बाद में। अगले बार इलेक्शन होते हैं, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलती। 16वीं लोकसभा में 2014 में राज्य को 25 सीटें भाजपा को विजय हासिल हुई। करंट के भी आप देख लेना, इसमें कुछ नहीं। तो कुल मिला के अच्छा, राजस्थान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले व्यक्ति जो थे कालूलाल श्रीमाली जो थे वो पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले थे। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने वाली पहली महिला डॉक्टर गिरिजा व्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये उप मंत्री बनाई गई थी। लोकसभा चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिलाएं शारदाबाई, रानी देवी भार्गव, दोनों हार गई थी। सर्वाधिक बार निर्वाचित होने का जो राज्यसभा के लिए रामनिवास मिर्धा 4 बार राज्यसभा से गए हैं ये, ठीक है। उसके बाद जसवंत सिंह है, वो भी 4 बार। सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो जसवंत सिंह का है, सबसे अधिक बार जो है वो रामनिवास मिर्धा है। तो दिस इज ऑल अबाउट संसद। अभी लेटेस्ट संसद के जो है आप जो देख सकते हो। अब बात करते हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में। अब जो हाई कोर्ट्स के बारे में जो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो बनते हैं कंसेप्चुअल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, और दूसरा फैक्चुअल। तो राजस्थान में ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी हमारे देश के उच्च न्यायालय जो है वो भाग 6 में दिया हुआ, ये गलत दे दिया इसमें, एक मिनट, भाग 6 में इनका वर्णन मिलता है। और मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने, एक तो ये कि किसी भी राज्य का जो है एक हाई कोर्ट होगा, एक आपको ये ध्यान में रखना है। एक आर्टिकल जो है आपको ध्यान रखना है 226, ये रिट की शक्तियाँ। हाई कोर्ट की जो रिट की जो शक्तियाँ होती है वो जो है सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है। आर्टिकल 32 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की इज कन्फाइंड टू फंडामेंटल राइट्स ओनली, मौलिक अधिकारों के प्रति। लेकिन ये जो है दूसरी राइट्स के प्रति भी हाई कोर्ट दे सकता है, मौलिक अधिकार एज वेल एज अदर राइट्स, उसके लिए दे सकता है। तो ये कुछ जो है आर्टिकल से देख सकते हो। लेकिन मेजर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मतलब ज़्यादा जो जिन पे जोर रहता है वो ये रहनी चाहिए। कई बार नियुक्ति के बारे में और ये पूछ लेते हैं, लेकिन राजस्थान में जो है ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बजाय फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर रहता है। नियुक्ति की बात है, सिंपल नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के परामर्श से, जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। मैंने आपको इंडिया वाले जो सुप्रीम कोर्ट का जो पार्ट पढ़ा था उसमें मैंने बताया भी था कि किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम और NJAC का सिस्टम जो आपस में उसमें वाद विवाद है। अभी जो सिस्टम चल रहा है हाई कोर्ट के, किसी भी जज को जब नियुक्त किया जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम से करवाया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम का इवॉल्वमेंट जो है 3 जजेस रेफरेंस केसेस के माध्यम से हुआ था, जिसमें जो वरिष्ठतम जज होते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो जो है वो सलाह देकर इसको करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में 3 जजेस रेफरेंस केस है, एक 1981 का है, एक 1993 का SP गुप्ता केस है, और एक तीसरा जजेस रेफरेंस केस है। इसके आधार पर जो है 4 वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है उनसे परामर्श करके, कॉलेजियम का मतलब जजों का समूह, वो जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। सरकार ने कोशिश की उनको रोकने के लिए, एक संशोधन 99 संशोधन NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आया, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है। तो ये वो तमाम बातें हैं कि भाई क्या क्या, जब योग्यताओं की बात होती है तो 3 इंपॉर्टेंट योग्यताएं, नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष का उसको अनुभव होना चाहिए, और जो है इसकी न्यूनतम आयु जो है वो अभी तक निर्धारित नहीं की गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की नहीं, इसकी भी नियुक्ति जो है वो मिनिमम एज क्या रहेगी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाकी आपको ये कंसेप्चुअल इसमें मिल जाएगा। अधिकतम आयु 62 ईयर्स है, पहले 60 थी, फिर इसको बढ़ा के 15वें संविधान संशोधन 1963 में एक जज के डेट का कोई इशू था जिसमें काफ़ी वाद विवाद लंबा चला। पता चला कि वो एज से जो है 1 साल तक जो है रिटायरमेंट एज हो चुकी है, लेकिन 1 साल ज़्यादा उन्होंने काम कर लिया। अब अगर उनको बर्खास्त किया जाए तो पहले के जितने भी उनके वर्डिक्ट थे उनके साथ क्या किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, MCC तिलवाड़ अटॉर्नी जनरल से सलाह लेके उन्होंने अमेंडमेंट करके 62 एज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की 65 है, इनकी 62 है, ध्यान रखना है। अच्छा, जो 62 से पहले इनको हटाया जा सकता है, उनके खिलाफ में जो है महाभियोग शब्द यूज केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, लेकिन रिमूवल शब्द होता है, अपदस्थ करना। अपदस्थ करने के 2 ही आधार हैं, एक तो है आधार सिद्ध कदाचार असमर्थता, एक तो है कि प्रूव्ड जो है मिसकंडक्ट होना चाहिए, या जो है इनकैपेसिटी। इन दोनों के बेस पे इनको हटाया जा सकता है। हटाने के लिए आर्टिकल 124(4) में दिया गया, ये जनरली पूछा जाता है। इसके लिए प्रक्रिया क्या संसद में लाया जाता है, लोकसभा में 100 सांसद, राज्यसभा में 50 सांसद जो है उसको सपोर्ट करेंगे उस प्रस्ताव को। उसके बाद में एक 3 सदस्यीय समिति बैठेगी, वो जब हाँ कर देती है तब उनको हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सौमित्र सेन नाम के एक हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ 2011 में लाया था, लेकिन इससे पहले प्रक्रिया पूरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पुरानी बातें, ठीक है। अब राजस्थान, इसमें से जनरली आपके क्वेश्चन आएंगे। आजादी से पहले भी हमारे रियासतों में अपने अपने उच्च न्यायालय थे, हालांकि भारत में भी 1858 के एक्ट से 3 हाईकोर्ट बने थे, लेकिन यहाँ के संदर्भ में हमारे को समझना ये आवश्यक है कि एक ये कमेटी बनाएगी, इसके अध्यक्ष का नाम याद रख लीजिए, अध्यक्ष VR पटेल, और ये 2 मेंबर हैं,
ठीक है, इन्होंने एकीकरण के दौरान जो है किस तरह की जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए इसकी बात इन्होंने कही थी। तो पहले इन्होंने ये बोला था 49 से पहले कि जो है एक हाई कोर्ट बनना चाहिए, और जो है उसका जो है सीट जो है वो रखी गई जोधपुर में रखी गई, एक जयपुर में और एक जोधपुर में, दो पीठें इसकी बनाएगी। फिर राजस्थान का एकीकरण हुआ, एकीकरण होने के बाद में 56 में, हाँ 1956 में जब राज्य पुनर्गठन एक्ट आया, जिसमें ये था कि अजमेर वगैरह को मिला के राजस्थान को बी कैटेगरी से हटा के फुल फ्लेज स्टेट बना दिया था, उसमें सत्यनारायण कमेटी थी, उसने बोला कि भाई साहब आप कोर्ट बनाइए, लेकिन जो खंडपीठ है जयपुर की उसको समाप्त कर दीजिए। तो जोधपुर में बन गया, लेकिन बाद में काफी लंबे समय के बाद में 1976 में बहाली कर दी, 77 में आके वहां पर जो है वर्किंग करना जयपुर पीठ ने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जनरली आपसे इसमें पूछा जाएगा कि क्षेत्राधिकार क्या क्या। क्षेत्राधिकार आपको याद रखने पड़ेंगे, जोधपुर वाले में 18 जिले ये आपको याद करने पड़ेंगे, और जयपुर वाले में 15 जिले, ये जनरली आपसे पूछा जा सकता है। अधिकतम जजों की संख्या 50 है, लेकिन अभी वर्तमान में दिसंबर 2019 का डेटा आपको दे रहा हूँ, 34 इसमें न्यायाधीश हैं। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस हुए, मनु की मूर्ति लगी है राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की जो वो है वहाँ पर। सबसे जो जुडिशियल जो ऑफिसर जो है जो सबसे पहले जो सीजीआई है उनके बारे में जनरली पूछा जाता है, तो उनका नाम कमलकांत वर्मा था। 47 से 49 के पहले जो एकीकरण चल रहा था उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एस.के. घोष, ये जनरली पूछा जाता है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले जज के बारे में पूछा जाता है, कैलाश नाथ वांचू थे, 51 से 58 तक रहे थे, और ये लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। ये फैक्चुअल आपसे पूछे जाएंगे। फिर दौलतमल भंडाली, ये भी जोधपुर के रहने वाले थे, इन्होंने जो है ये लोकसभा के सदस्य भी रहे थे, लोकसभा के सदस्य भी हैं, साथ साथ में जज भी रह चुके, तो ये जनरली सवाल इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा राजस्थान जो सबसे लंबे चांदमल, ये भी देखो लगभग इनका कार्यकाल बराबर माना जाता है। चांदमल लोढ़ा, एक मैं आपको बता रहा हूँ, कैलाश नाथ वांचू सेकंड सबसे लंबे कार्यकाल वाले, सबसे लंबे समय तक रहने वाले चांदमल शर्मा 71 से 80 तक रहे थे, सबसे लंबे समय तक रहने वाले। इसके अलावा गुवाहाटी हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं। जे.एस. वर्मा के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि जे.एस. वर्मा रहे, बाद में इन्होंने विशाखा गाइडलाइंस भी दी, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी बने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने। इनके बारे में जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चन हाई कोर्ट से पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल पूछे जाएंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे। ए.आर. लक्ष्मणन है, इनकी खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी कुछ समय के लिए रहे थे, विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। ये जस्टिस दीपक वर्मा, इनकी खास बात यह है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में रह चुके हैं, और यूनिवर्सिटीज के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कमीशन बैठा था, उसके ये हेड भी थे। जगदीश भल्ला साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अरुण कुमार मिश्रा की क्या खास बात है कि इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट को हाईटेक बनाया, एक न्यूज़लेटर प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, जितने भी जो है कॉज लिस्ट वगैरह आप देखते हो कंप्यूटर में वगैरह में, वो इन्हीं की देन है। अमिताभ राय के साथ क्या खास बात है, ये जाने जाते, ये सारे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। इन्होंने मूवीज के दौरान में के शुरू में जो नेशनल एंथम है वो इन्होंने प्रोवाइड किया। इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए, लोगों को उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। 2016 में नवीन सिन्हा रहे, जो बाद में कालांतर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के भी रह चुके हैं, आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। प्रदीप नांद्रा जो है ये साथ ही साथ में मुंबई हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। मोहम्मद रफीक 2 बार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, और वर्तमान में जो है इंद्रजीत महांती। ये जो है फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती है, बस ये हाई कोर्ट। मानवाधिकार आयोग में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी। मानवाधिकार आयोग जो है 91-92 में जैसे हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, राजनीतिक अर्थनीति के साथ साथ राजनीति में भी चेंजेस आए, ये मानवाधिकार की बातें हो गई, सिविल राइट्स की बातें हुई, ये भी भारत में आने लगी। तो 93 में इसी तर्ज पे भारत में जो है वो एक अधिनियम पास किया गया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पूर्व सीजीआई होते थे, बाद में कोई भी जज बनने लग गया। उसके उसी तर्ज पे राजस्थान में भी मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ये 2000 से जयपुर में स्थित है। इसमें एक अधिनियम ये संशोधन करके व्यवस्था कर दी गई कि अभी इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है, और एक महिला का होना इसमें अनिवार्य है। अब जो है ये इस साथ में ये कहते हैं सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो भी इसका जो है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, जिसे कम से कम 7 वर्षों का उसमें अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति कैसे की जाती है, ये केंद्र का जो अधिनियम है इसकी इस धारा के तहत की जाती है। इसका जो है नियुक्त करने का काम राज्यपाल का है। राज्यपाल एक कमेटी के कहने पे कहता है, कमेटी में मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, और नेता प्रतिपक्ष और राज्य के गृह मंत्री, 4 जन। अगर विधान परिषद है तो 2 मेंबर और होंगे। कार्यकाल जो है वो 70 वर्ष है। अधिकतम आयु जो है 3 वर्ष उनका कार्यकाल, पहले 5 साल था, वो कर दिया है। ये आपको नोट्स में मिल जाए, शॉर्ट में चीजें जो पूछने लायक हो उनको आप ध्यान में रख लीजिए।
काम क्या है देखिए, नेचर ये सलाहकारी एडवाइजरी है, इसके पास में खुद के पास में कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है। इनकी बातों को माने नहीं माने सरकार के ऊपर है। 1 साल से पुराने केसेस को नहीं सुन सकते हैं। हर साल विधानसभा में रिपोर्ट राज्यपाल पेश करवाएंगे। एक इनका 3 मंथ का एक जर्नल इनका प्रकाशित होता है। ये अभी हाल ही में जो है गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, और बाकी ये 2 जो है महेश चंद्र और महेश गोयल जो है इनके सदस्य हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट। अब मानवाधिकार के बाद में अगला जो टॉपिक है वो राजस्थान का लोकायुक्त। लोकायुक्त के बारे में भी सिंपल वही बात है, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह को रोकने के लिए लोकपाल की बातें स्टार्ट हुई। स्वीडन में एक संस्था होती थी 1809 में, इसको बोला जाता है ओबर्ट्समैन। ओबर्ट्समैन का मतलब है जो भ्रष्टाचार को रोके। तो धीरे धीरे सभी देशों ने एक ऐसे संस्थान का क्रिएशन करना स्टार्ट किया जो ओवरऑल भ्रष्टाचार पर नजर रखे। भारत में भी इसकी मांग चली, तो धीरे धीरे भारत में भी इसका एक आंदोलन चला। तो लोकायुक्त तो बनाने जाने स्टार्ट हुए। महाराष्ट्र में बना, उड़ीसा में बना, 70 के दशक में बनने स्टार्ट हुए, राजस्थान में भी बना। लेकिन ये टूथलेस जार्गन माने जाते हैं। इनके पास में सलाहकारी शक्तियां, बाकी इनके पास में कोई मशीनरी नहीं है। इनकी एडवाइस है वो सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती। तो इसकी पूरी कहानी इनकी उसी में दे रखा है, जो इनकी जो खुद की वेबसाइट है वहीं से लिया गया है। तो जो लोकायुक्त शब्द है ओबर्ट्समैन से, ये बनाने वाले व्यक्ति जो थे वो लक्ष्मणमल सिंह थे, राजस्थान जोधपुर के रहने वाले जूरिस्ट थे, और इन्होंने काफी देशों की संविधान बनाने में भी मदद करी है। फिर धीरे धीरे इन राज्यों में बना, फिर हमारे यहाँ पे प्रारंभ स्टार्ट हुआ। हमारे यहाँ सेकंड ARC, फर्स्ट ARC, उसके रणजीत सिंह सरकारिया कमीशन, गजेंद्र गडकर पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने एक किताब लिखी लॉ, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, उसमें भी इसका वर्णन किया है। तो ये कवायद चलनी स्टार्ट हो गई, जैसे ये इनकी पूरी कहानी है। सबसे पहले अब कुछ बुक्स में उड़ीसा लिखा है, कुछ में महाराष्ट्र लिखा है, लेकिन जो इनकी खुद की वेबसाइट उसमें महाराष्ट्र को सबसे पहला बताया लोकायुक्त। राजस्थान में 1973 में बना, ये ध्यान रखना है। इनका नाम जो है सबसे पहले ID दुआ इसमें दिया होगा, आगे मैं बता देता हूँ आपको जो चीजें पूछने लायक। हाँ, ये पहले जो थे ID दुआ थे, ये 28 अगस्त 1973 को बना। फिर शक्तियां कुछ थी नहीं, सिर्फ एक ऑफिस के जैसे बना दिया। धीरे धीरे शक्तियां गेन करनी स्टार्ट हुई कुछ शक्तियों के साथ में। अच्छा, रेगुलर भी नहीं बने। बाद में मिलाप चंद जैन को बनाया गया, जिन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड की जांच वगैरह की थी, वो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनको बनाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे इनको कुछ शक्तियां देनी स्टार्ट की। तो राजस्थान का जो अधिनियम है वो 1973 का, ही थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये तो नाम ID दुआर, KPU मेनन, उप लोकायुक्त का नाम याद रखिएगा। भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता। भारत में लोकायुक्त, लोकपाल 2 चीजें रोकते हैं। एक तो रोकते हैं अकर्मण्यता, यानी इनएक्टिविटी, कोई काम नहीं कर रहे हो आप, अगर सरकारी सेवक, सरकारी अधिकारी हो, और दूसरा जो है आप भ्रष्टाचार में संलग्न हो, तो इन दोनों को रोकने के लिए करते हैं। सांविधिक और सलाहकारी संस्था है, एक स्टेचुरी है और जो है एडवाइजरी है। इनके पास में खुद की कोई मशीनरी नहीं है, इनकी सिफारिशें मैंडेटरी नहीं है। कई बार लोकायुक्त ने ऐसे सरकारी देव सेवकों, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ में लिखा है कि इन्होंने जो है भ्रष्टाचार में संलग्न है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उनको प्रमोट किया। उनका नाम हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट ऐसे केसेस देखने को कई अखबारों में आपको पढ़ने को मिल सकता है। कार्यकाल जो है लोकायुक्त के 5 वर्ष का होता है, ठीक है। पहले ये 8 साल का था, इसको 2019 में घटा के 5 साल कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वेतन वगैरह हम कुछ नहीं, हाईकोर्ट के आसपास के बराबर, न्यायाधीशों के बराबर इनको समकक्ष माना गया है। त्याग पत्र ये राज्यपाल को दे सकते हैं। अपदस्थ करने की वही रीति है जो हाईकोर्ट के जजेस को हटाते हैं, उसी रीति से इनको हटाया जाता है, कदाचार और अक्षमता के आधार पर। ये इनके अधिकार क्षेत्र में ये लोग आते हैं। जो नहीं आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन से नहीं आते। ये नहीं आते, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, हाईकोर्ट का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, RPSC का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, पुराने प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, महालेखाकार यानी अटॉर्नी जनरल के, अकाउंट जनरल वाले में कोई नहीं आएगा, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, ये भी नहीं आएंगे। ये प्रश्न पूछा, बस ये बाहर है, बाकी सब इनके दायरे में आते हैं। उनकी भ्रष्टाचार संबंधी जांच कर सकता है, बाकी उसको मानना नहीं मानना उनके ऊपर है। पंचायती राज, नगर पालिका, सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान में आर्टिकल 40 में DPSP में पहले दिया हुआ था। आज़ादी से पहले भी भारत में पंचायती राज के बारे में काफ़ी चीज़ें हुई थी। लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन है, जो इनके लिए फंडिंग वगैरह की, उनको फादर ऑफ लोकल बॉडीज इंडिया में कहा जाता है। उससे पहले चोल काल में, बुद्ध काल में भी संस्थाएं थी, सभाएं थी, जो ग्रामीण जो है व्यवस्था को चलाती थी। तो भारत में पुरानी प्रैक्टिस थी। 40 में ये बनाया, लेकिन DPSP में कोई भी चीज़ डालते हैं नीति निर्देशित तत्वों में, तो उसको लागू करना सरकार के ऊपर है, करे तो करे, नहीं तो नहीं करे। तो गांधी जी के विचारों पे इसको लाया गया था। अब जब भारत में पहला विकास का कार्यक्रम लाया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना में, इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना में ये पहली भारत की योजना थी जो गरीबी निवारण से संबंधित महत्वपूर्ण योजना थी। और इस योजना के माध्यम से भारत में पहली बार ब्लॉक अस्तित्व में, उससे पहले ब्लॉक अंग्रेजों के समय में नहीं होते, जिसको हम BDO वगैरह, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, उसी समय पहली बार बने। ये योजना एकदम असफल हो गई। जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन्होंने 2 कमीशन बिठाए, एक मुखर्जी अध्यक्षता में बैठाया जो कि सरकारी आयोग था, एक दूसरा जो बलवंत राय मेहता जो राजनेता थे। मुखर्जी आयोग ने बोला कि इसलिए फेल हुआ कि उसके कई कारण, ब्यूरोक्रेटिक रीजन वगैरह बताए कि लोगों में साक्षरता नहीं है, ये नहीं है। बलवंत राय मेहता ने बोला कि नहीं साहब, ये इसलिए फेल हुआ कि आपके पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। जब तक आपके पास
पास में लोकल बॉडीज नहीं होंगे रूरल एरियाज में, तब तक आपका कोई भी गरीबी निवारण कार्यक्रम नहीं चल सकता। इसलिए त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाना चाहिए। 57 में उन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश करी। तो सबसे नीचे स्तर पर गाँव पे ग्राम पंचायत होती है, इसका हेड सरपंच होता है, वार्ड पंच उसमें होते हैं, ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा जितने भी वोटर्स हैं 18 ईयर से अबव वाले वो सारे ग्राम सभा में शामिल होते हैं। उससे ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक में प्रधान बनता है, प्रधान की हेल्प करने के लिए बीडीओ होता है। वैसे ग्राम पंचायत में सरपंच की हेल्प करने के लिए वीडीओ होता है, जिसको आज राजस्थान में वीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ग्राम सेवक भी कह सकते हैं, सचिव भी कह सकते हैं। ऊपर के लेवल पे परिषद है, सबसे ऊपर पे वहाँ पे प्रमुख बैठता है, उसकी हेल्प करने के लिए सीओ। आगे आपको मैं शॉर्ट में समझा दूंगा। तो ये व्यवस्था लेके आई। अब राजस्थान में ही इसका इनोग्रेशन सबसे पहले किया गया अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को बागदड़ी नागौर से जवाहरलाल नेहरू ने इसको इनोग्रेट किया। 10 दिनों बाद में फिर आंध्र प्रदेश से भी स्टार्ट हो गया। तो त्रिस्तरीय ढांचा वहां से आना स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी भी संविधान में कहीं भी इनको फेयर इलेक्शन करवाने का और फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं था, केवल त्रिस्तरीय ढांचे से चल रही थी। समय समय पर कई कमेटियां बिठाई गई। राजस्थान लेवल पर भी जो है व्यास कमेटी बिठाई गई, सादिक अली कमेटी बिठाई गई। फिर नेशनल लेवल पे अशोक मेहता कमेटी मोरारजी सरकार में आई, उन्होंने 2 स्तरीय ढांचे की बात की। जब तक वो रिपोर्ट आई तब तक इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई, वो कूड़े में फेंक देगी रिपोर्ट। उसके बाद में थुंगन कमेटी बन रही। एलएम सिंघवी कमेटी आई 86 में, उन्होंने पहली बार किया कि अनलेस यू आर नॉट गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज अर्बन लोकल बॉडीज, ये सब के सब जो है फेल है, कोई काम के नहीं है। काफी लंबी कवायद चली, उसकी बहुत लंबी कहानी है। राजीव गांधी के दौर में भी काफी प्रयास हुए, लेकिन आखिरकार पीवी नरसिम्हा राव के समय में जयप्रकाश नारायण एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने भी काफी प्रयास किया और आखिरकार 73वां संविधान संशोधन लाया गया। इसमें उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पीआरआईज को 11वीं अनुसूची बनी, उसमें जो है 29 सब्जेक्ट्स डाले। जैसे समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची होती है, वैसे ये एक सूची बनी जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कानून इत्यादि बना सकेंगे और अपना काम चला सकेंगे। 12वीं अनुसूची बनाई 74वें संविधान संशोधन के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 18 विषय उसमें डाले गए। आर्टिकल 243 पूरा डेडिकेटेड इसके लिए बनाया गया। एक राज्य वित्त आयोग, एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, जिनका काम है स्पीडी फेयर इलेक्शन करवाना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज का। राज्य सर और वित्त के लिए वित्त का प्रावधान होगा, इनको कितना पैसा जाएगा। पहले राजस्व कम जाता था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो है 73वें 74वें संविधान संशोधन से हुई। और इसकी जो सिफारिश करने वाले व्यक्ति थे लक्ष्मणमल सिंघवी, बहुत बड़े जूरिस्ट थे, राजस्थान जोधपुर के रहने वाले। तो ये ब्रॉड आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। हमारे राजस्थान में समझने की आवश्यकता ये है कि हमने 57 के एक्ट आने से के जो बलवंत राय मेहता के कहने पर जो एक्ट बना, उससे पहले ही हमने जो हमारे यहाँ पे 53 में ही हमारा एक्ट पास कर दिया था। उसमें पहली बार ग्राम पंचायतें बनी, सरपंच बने। तो सरपंच ग्राम पंचायत तो तब भी बन गए, तो हमने इलेक्शन तो तभी करा दिया था, 54 से हमने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन त्रिस्तरीय ढांचा जो यानी दूसरे लेवल पे प्रधान और ऊपर लेवल पे प्रमुख, इसका ढांचा जो 57 के बाद में हमने करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे उसमें कुछ संशोधन किए। कहीं पे उन्होंने हमने जोड़ा है उसमें कि भाई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन जोड़ दी जाए, शौचालय की क्वालिफिकेशन जोड़ दी जाए, राइट टू रिकॉल की बात की जाए। ऐसे जगह जहाँ पे जनजातियां ज्यादा है वहां पर जो है हमने पैसा एक्ट भी हम लेके आए। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो शॉर्ट में ये सारी चीजें यहाँ पे देवी जो चीजें आपको ध्यान में देनी, मैं सिर्फ आपको वो हिंट कर देता हूँ। लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। राजस्थान में आजादी से पहले भी बीकानेर में था जो पंचायती राज सिस्टम लेके आए थे, और बाकी जगहों पर भी था। उनकी ये लिस्ट आपको इसमें दी हुई है। हमने सबसे पहले ग्राम बागदड़ी नागौर से स्टार्ट किया था, इस जगह का नाम रखना। आर्टिकल 40 में पहले दिया हुआ है। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी आई, 59 को इनको स्टार्ट किया। मोहनलाल सुखाड़े उस समय हमारे सीएम थे। 11 अक्टूबर 59 आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था मैं आगे देता हूँ कैसे होती है। सबसे नीचे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत हेड सरपंच, सरकारी आदमी ग्राम सेवक, ब्लॉक लेवल पे प्रधान, समितियों का अध्यक्ष प्रधान जो चुना गया उसकी हेल्प करने के लिए बीडीओ सरकारी आदमी, जिला स्तर पर जिला परिषद हेड, जिला प्रमुख हेड, सहायता करने के लिए सरकारी आदमी सीईओ होता है। तो ये व्यवस्था हमने की। अब यहाँ पे देखिए पंचायतों की व्यवस्था अधिनियम 53 के तहत हमने 54 में इलेक्शन करवा दिए। लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी के कहने पे नया एक्ट जो बना उसमें फिर हमने त्रिस्तरीय चुनाव करवाए। थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ा समझ लीजिए। ये इसकी पूरा बैकग्राउंड कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला, ये कैसे बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। उसके बाद में पूरे देश में त्रिस्तरीय ढांचा चला। फिर ये कमेटीज बैठी। सादिक अली कमेटी ने ये कहा कि जो ये प्रधान और ये जो इनके चुनाव है, ये जो है एक वृहत्तर निर्वाचक मंडल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भाग ले सके। जीएल भार्गव साहब ये कहने लगे कि ग्राम सेवक सचिव नियुक्त करने के लिए पंचायत राज्यों को पैसा होना चाहिए वगैरह होना चाहिए, उसमें पैसा वगैरह नहीं होता था। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय ढांचे की बात करी। एलएम सिंघवी जो है वो सब संवैधानिक ढांचे देने की बात करते हैं। फिर ये 73वां 74वां संविधान संशोधन। इसमें जो चीज राजस्थान के पॉइंटों से याद रखने की, नाथुराम मिर्धा की अध्यक्षता में संयुक्त प्रवर समिति जो थी वो सेलेक्ट कमेटी लोकसभा की, उसमें इसको पास किया गया था। फिर राजस्थान में 23 अप्रैल जो पंचायत दिवस मनाया जाता है 94 को हमने हमारा एक्ट बनाया। केंद्र के एक्ट को देखते हुए 2 साल बाद में हमने इसके नियम बना दिए, ये नियम बन गए। ठीक है, उसके बाद में इसमें कुछ छोटे छोटे परिवर्तन होते गए, जिसमें हमने एजुकेशन वगैरह इसमें जोड़ने के, वो आपको इसमें देख लीजिए, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है।
एक कटारिया कमेटी बैठी, उसने भी ये बोला कि भाई जो है, एक तो क्या है कि कटारिया कमेटी में 3 मेंबर थे, एक तो प्रसादी लाल और एक यूनुस खान वगैरह, ये मेंबर वगैरह थे, गुलाब चंद कटारिया इसमें दिया होगा नाम वगैरह आगे। तो इन्होंने ये बोला कि जो ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर है वो एक तो उसके अंदर एक रेवेन्यू विलेज 2 ग्राम पंचायतों मत कीजिए, एक तो ये सिफारिश होगी। दूसरा, ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर नजदीकतम होना चाहिए लोगों, ऐसा नहीं दूर जाना पड़े। फिर पॉपुलेशन के हिसाब से भी इन्होंने कुछ जो है रिकमेंडेशन दी, इसमें आगे दी हुई ये 35,000 से 6,000 कर दो, 5,000 से 7,500 कर दो, जनजातियों में इतना रहेगा, नॉर्मल में इतना रहेगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या जो है संख्या 25 और अन्य में 30 रहेगी। ये इन्होंने कुछ प्रावधान किए, आप इसमें देख सकते हो, उसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। एक ही राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना, अच्छे से ये इतने लाख रुपए देके इनको पुरस्कृत कर सकते हो, पुराने हैं, इसमें कुछ ज्यादा आने जाने नहीं। अब इसमें जो काम वाली चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक अभी ये विधेयक लाया गया लेकिन अभी पास नहीं हुआ, तो इस पर कोई प्रश्न जल्दी नहीं बनता नहीं। अब जो चीज आपको ध्यान देने वाली वो देख लीजिए आप। ये तो संवैधानिक प्रावधान है, ये संवैधानिक प्रावधान शुरू वाले आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायतों का गठन वगैरह वगैरह कैसे होता है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, संवैधानिक ही पूरे ही। अब सबसे पहले ग्राम सभा, ग्राम में जब आओगे सबसे नीचे ग्राम सभा है, इसका अनुच्छेद पहला 243A पहला दिया हुआ है। इसमें जो भी एक्ट बनता है सबसे पहले परिभाषाएं देते हैं, परिभाषा में सबसे पहले ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है वो जो है सरपंच होता है, इसी से ग्राम पंचायत बनती है। ये ग्राम सभा में कौन होते हैं, ग्राम क्षेत्र के सभी वयस्क 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं सब होंगे, वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, उसी से ग्राम पंचायत बनेगी, उसमें पंच बनेंगे, पंचों से सरपंच बनेगा, इसकी हेल्प करने के लिए ग्राम सचिव होगा ये ग्राम पंचायत। अब इसमें कौन है, ग्राम पंचायत का हेड कौन है, सरपंच, उप सरपंच उसका उपाध्यक्ष होगा। इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, पंच होंगे। क्या क्या चीजें देखेंगे, ये स्थानीय स्वशासन में ये सब चीजें देखी जाती है, शिक्षा विक्षा वगैरह जो है। ठीक है, इसके अलावा हेल्प करने के लिए कौन होगा, ग्राम विकास अधिकारी, जिसको सचिव भी कहा जाता है, ग्राम सेवक भी कहा जाता है। सेकंड लेवल पे पंचायत समिति है। अब पंचायत समिति जो है वो उसके जो हेड को कहा जाता है प्रधान, सेकंड नंबर वाले को उप प्रधान कहा जाता है। इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक तो जो चुने जाते हैं जिनको डायरेक्टर कहते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, उनमें आरक्षण भी रहता है, महिलाओं का आरक्षण भी है इसमें, लेकिन SC ST महिलाओं का कुछ जो है पदेन होते हैं, उस एरिया का MLA, उस एरिया का MP और ग्राम पंचायतों के सरपंच भी इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। हेल्प करने के लिए सरकारी आदमी को उसको BDO कहा जाता है। ठीक है, और काम वही देखेगा जो शिक्षा विक्षा के काम जो देखे जाते हैं। तीसरे स्तर पर परिषद में जाओगे तो जिला प्रमुख है, उसका हेड जो अध्यक्ष, सेकंड आदमी उपाध्यक्ष है। इसमें भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, चुने जाते हैं, सेम वैसे जैसे समिति में चुने जाते हैं। बाकी जो मनोनीत सदस्य, सांसद, विधायक, पंचायत समिति के प्रधान इसमें, पहले वाले में ग्राम पंचायतों के सरपंच थे, इसमें ये हो जाएंगे। ठीक है, हेल्प करने के लिए CEO होता है, जो या तो सीनियर RS ऑफिसर होता है या IAS ऑफिसर, उसको बनाया जाता है, ये काम वो देखने वाले। तो 3 स्तरीय ढांचा आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे नीचे ग्राम पंचायत संस्था है, उसका निर्वाचित हेड कौन है, सरपंच है। हेल्प करने के लिए कौन है, सरकारी आदमी, ग्राम सेवक, सचिव या जिसको VDO भी कह सकते हो। ऊपर के लेवल पे जाओगे तो पंचायत समिति का हेड कौन है, प्रधान, और प्रधान को हेल्प करने के लिए कौन है, BDO। उसके ऊपर जाओगे तो कौन है हेड, जगह जो है वो है जिला परिषद संस्थान का हेड कौन होगा, प्रमुख होगा, जिला प्रमुख होगा, उसको हेल्प करने के लिए CEO होगा, सरकारी आदमी। ये त्रिस्तरीय ढांचा बना हुआ, मतलब सरकारी आदमी भी है और पंचायत का व्यक्ति, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। ये आपको शॉर्ट में इसमें दिया। अब इसमें क्या है, देखिए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 स्तर दे रखे हैं। ठीक है, टोटल ग्राम पंचायत लगभग 11,341 है, 352 लेटेस्ट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर 2019 की। किताबों में 296 मिलेगी लेकिन पुरानी है, 295-96 पुरानी। ये पंचायत समिति नई जोड़ दी गई है। क्षेत्राधिकार इनका सबका दे दिया गया। सदस्य कौन कौन होते हैं, ग्राम सभा के सभी व्यक्ति होंगे। निर्वाचित कौन होंगे, पदेन कौन होंगे, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, सबका। सदस्यों की संख्या कितनी, आयु कितनी, 21 साल सबकी है। न्यूनतम पंच कितने, 9, इसमें 15, 17 ये आपको याद रखने पड़ेंगे। किसको इस्तीफा देंगे, जो सदस्य जो है वो देंगे विकास अधिकारी को, ये देंगे प्रधान को, ये देंगे जिला प्रमुख को। अध्यक्ष खुद किसको देगा, जो अध्यक्ष का पद नाम क्या होगा, सरपंच होगा, इधर प्रधान होगा, इधर जिला प्रमुख होगा। चुनाव कैसे होता है, ये सारी डिटेल में चीजें आपको देखनी, इसमें पूरी समरी आपकी आ जाएगी। ऐसी जगह जहां पर शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है, 50% ज्यादा, उनके लिए एक्ट पास किया गया दिलीप सिंह जो है भूरिया कमेटी के कहने पर। उसको पैसा एक्ट कहा जाता है। राजस्थान में, पूरे 10 राज्यों में भारत में लागू होता है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। यहाँ पर उनको कुछ ज्यादा लिबर्टीज मिली हुई होती है। राजस्थान में भी जो मूल रूप से जो है जहाँ ट्राइबल बेल्ट है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, आबू रोड वाला जो क्षेत्र है, वहां पे इनमें 3-3 माह में 4-4 ग्राम सभाएं होती, बस और कुछ नहीं, ध्यान देना। अब जैसे
PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वैसे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनकी पूरी कहानी। इसमें भी आपको जो है संवैधानिक प्रावधान कम याद रखने हैं। ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद ये कहाँ कहाँ पर थे, उनकी क्या सिस्टम रहती है। ये भी त्रिस्तरीय ढांचा है, तो इसके लिए भी आपको ये पूरे संवैधानिक ढांचे वगैरह इसमें दिए हुए हैं, इसमें आप देख लेना आराम से, कुछ भी नहीं है। राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू में स्टार्ट हुआ वगैरह वगैरह, इसमें मैं आपको एक सार में समझा देता हूँ। ये इनका स्केलेटन है। सबसे पहले कि ये छोड़ दीजिए, इससे आगे वाला देखिए। हाँ, नगर निगम का ढांचा किस तरह से है, नहीं पूछेंगे इसमें सवाल। नगर परिषद, इसमें से कोई सवाल नहीं आएगा आपको, होता ये आपको समझने के लिए बेसिक। त्रिस्तरीय सबसे छोटी अर्बन लोकल बॉडी जो होती है उसे कहा जाता है नगर पालिका। 168 नगर पालिकाएं, ऐसी जगह जहां की जनसंख्या 20,000 से लेकर 1 लाख है। उससे ऊपर नगर परिषद होती है, उससे ऊपर नगर निगम 10 हैं, नगर परिषद 35 है और नगर पालिका 168 है। यहाँ के अध्यक्ष को चेयरमैन, यहाँ सभापति, यहाँ मेयर, महापौर कहा जाता है, उपाध्यक्ष हो गया, वार्ड पंच हो गया। त्याग पत्र किसको देते हैं, कैसे हटाया जाता है, कार्यकाल, न्यूनतम आयु, बस ये शॉर्ट में आपको ध्यान रखना। अगला है आरपीएससी। अब आरपीएससी आप दे कि सब थक चुके। आरपीएससी में के बारे में ऑलमोस्ट मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, बस ये समझ लीजिए संवैधानिक संस्थान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, जो कि अलग अलग प्रकार के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, उनके प्रमोशन से रिलेटेड काम करते हैं। आज़ादी से पहले भी रियासती भारत के खुद के होते थे, फिर संविधान में हमने प्रावधान किया आर्टिकल 315 के तहत। 315(2) के तहत ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्य भी अगर मिलके कहें तो उनका संयुक्त पीएससी भी बन सकता है। ठीक है, ये स्थापना सबसे पहले जो है जयपुर में हुई, लेकिन बाद में जो है इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया अजमेर। सदस्य की संख्या पहले 2 होती थी, मिला के 7+8 कर दी, वर्तमान में 8 सदस्य हैं। कार्यकाल कितना 316 आर्टिकल में दिया हुआ है, अधिकतम जो है 62 और 6 साल इसमें कर सकते हैं। पहले जो था ये 60 साल थी, लेकिन 41वें संविधान संशोधन में 62 कर दी गई, ये ध्यान रखिएगा इसमें। अच्छा, इनके वेतन भत्ते जो है राज्य की संचित निधि से आते, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति, उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से हाईकोर्ट के जज को कदाचार और इनकैपेसिटी के नाम पे हटाया जाता है। त्याग पत्र दे सकते हैं, राज्यपाल को संबोधित करके दे सकते हैं। कार्यकाल पूरा होने के बाद में रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, किसी और स्टेट पीएससी में जा सकते हैं या यूपीएससी में जा सकते हैं। डीएस तिवारी जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, अगस्त 51 से लेकर जनवरी 18 सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष माने जाते हैं। अभी जो सबसे कम समय के जो है वो है पीएस यादव, फूल सिंह यादव, सबसे कम समय के 37 दिन तक रहे थे। इसके अलावा पहले अध्यक्ष का नाम एसके घोष था, वर्तमान में भूपेंद्र यादव 33वें अध्यक्ष हैं। ये मेंबर्स हैं, आपको नाम सब पता ही होगा। ठीक है, 3 महिला सदस्य हैं इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो सीनियर मोस्ट आदमी को बनाया जाता है अध्यक्षों में, लेकिन पहली बार एमएल कुमावत को बिना अध्यक्ष सदस्य बनाए अध्यक्ष बना दिया गया था, जो अशोक गहलोत पहले वाली रिजीम में 2009 के अंदर। ठीक है, इनका एक सेक्रेटरी होता है आरपीएससी का, जनरली आईएएस अधिकारी होता है, शुभम चौधरी अभी वर्तमान में, ये ध्यान रख लेना। पुनर्नियुक्ति को कोई नहीं, अच्छा कोई भी वापस में स्टेट में भी नहीं, कोई सेंटर में भी कोई नौकरी नहीं ले सकते एक बार बनने के बाद में। आरपीएससी संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत अलग अलग काम करती है, भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराना, साक्षात्कार, ये आपको पता है कि आरपीएससी क्या कराता है, वो सारी बातें जो है इसमें। फिर आपका जो है किस नियम के शर्तों के साथ काम करती है, 1963 का। कोई भी संस्थान जब काम करता है तो उसके क्या नियम होंगे, उसकी प्रक्रिया संबंधी बातें इसमें दी हुई है। आरएस बनने सबसे बड़ी भर्ती आरएस की होती है। आरएस में अगर आरएस बनते हो तो आप एससी और रीपा में जाओगे, इसको ओटीएस कहा जाता है। पहले ये जोधपुर में था, बाद में इसको जयपुर लेके आ गए उसके बारे में। और फिर ये तहसीलदार वगैरह की ट्रेनिंग जो है यहाँ आरआरटीआई अजमेर वगैरह में होती है। बिल्कुल बेसिक बातें बस। राज्य वित्त आयोग, अब राज्य वित्त आयोग का क्या काम है? 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राजों को और नगर जो निकाय है इनको पैसा मिलना चाहिए। जैसे वित्त आयोग देता है, हर 5 साल में बनाया जाता है, इनका एलोकेशन कितना फंड मिलेगा इनको पंचायतों, उसके लिए बनाया गया। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 243 शहरी निकायों के लिए ये 2 आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने। 5 साल में इनका गठन किया जाता है, राज्यपाल की हर साल रिपोर्ट पेश करवाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा जो कि जनरली आईएएस ऑफिसर उसको बनाते हैं, और अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। राजस्थान में क्या पोजीशन है देख लीजिए। पहले व्यक्ति का नाम था कृष्ण कुमार गोयल, क्योंकि तभी बना था ये एक्ट बना था 93, 94, 95 से लेकर 2005 साल। उसके बाद में 5 आयोग बन सकते हैं। 6ठा आयोग बन गया प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में 2020 से 25, ये ध्यान रखना। सेकंड लास्ट वाला ज्योति किरण की अध्यक्षता में था। इन्होंने जो है राजस्व जो है कितना आवंटन दिया, ये जनरली पूछ लेते हैं। तो पिछली बार इन्होंने 5वें आयोग ने 7.182% जो है टोटल राजस्व का जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज को देने का प्रावधान रखा है।
ये टोटल पैसा जो है स्थानीय निकायों को मिलेगा। इसमें भी जो पंचायतों को मिलेगा उसमें 5% सबसे ऊपर स्तर यानी परिषद को, 20% पंचायत समितियों को और 75% जो है वो पंचायत जो है PRI ग्राम पंचायत इत्यादि को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट। अब छठे वित्त आयोग प्रद्युम्न सिंह है, 2 मेंबर और याद रख लीजिए, लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहोटी जो पहले जो मेयर रह चुके जयपुर के। दिस इज ऑल अबाउट वित्त आयोग। अब सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भी बिल्कुल वैसा ही अधिकार है जो जैसे जैसे हमारे ग्लोबलाइजेशन वगैरह बढ़ा 91 में आर्थिक सुधारों के बारे में इसकी बातें भी कवायद भी चली। सूचना का अधिकार पारदर्शिता लाने के लिए सरकारी अधिकारी सरकारी मुलाजिम जो है वो सामान्य जनता की सेवा के लिए बैठे हैं और वो कॉन्फिडेंशियलिटी और गोपनीयता के नाम पे अगर सूचना नहीं देते हैं इससे बहुत भ्रष्टाचार फैलता है। तो इसके लिए आंदोलन, लंबा आंदोलन चला। राजस्थान में अजमेर में तिलोनिया गांव से भी काफ़ी चलाया गया, बंकर राय, अरुणा राय इत्यादि इन लोगों ने चलाया था। तो उसी के तहत केंद्र में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया, इसकी धारा 15 के तहत राजस्थान में भी 2006 में जो है इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय जो है जयपुर में। बस मूल बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो सूचना आयुक्त बने MD कोरानी बने। जनरली जो है IAS ऑफिसर को जनरली बनाते हैं, मतलब एक्स IAS ऑफिसर को। ये अभी तक जो रहे हैं, अभी BD गुप्ता जो है ये 2020 से 2023 तक है। कार्यकारी अध्यक्ष जो है अध्यक्ष समय के लिए 2018 से 20 के लिए जो थे वो आशुतोष शर्मा बने थे। अभी जो है इसमें DB गुप्ता, नारायण बारेट और ये बाकी लोग हैं। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? जनरली जो है इसमें 15 की धारा 15 की तहत टोटल जो है सूचना आयुक्त तथा 10 अन्य मेंबर बन सकते हैं, पर राजस्थान में जो है इतने लोग नहीं है। नियुक्ति कौन करेगा इनकी? पहले आयुक्त की राज्यपाल करेगा इस समिति के कहने पर। इसमें मुख्यमंत्री होगा, प्रतिपक्ष का नेता होगा, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होगा, मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री जो है वो भी इसमें 3 जने मिलकर जो है सिफारिश करेंगे, राज्यपाल उनको जो है वो देगा, नियुक्ति देगा। अब इसमें खास बात यह है कि अभी जो चेंज किया गया है कि ये जो सूचना आयोग है इसमें केंद्र सरकार द्वारा जो है आयुक्त सेवा शर्तें और जो इनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार तय करेगा, राज्य सरकार नहीं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शपथ राज्यपाल दिलवाएगा। योग्यता क्या है? सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव, IAS हो सकता है, बड़ा जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई भी कोई IT में काम किया हुआ व्यक्ति हो सकता है। कार्यकाल अगर इनका देखा जाए तो 3 वर्ष है, 65 वर्ष अधिकतम आयु है। वेतन भत्ते जो है इनको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। और ज्यादातर इनकी जो शक्तियां राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष इनको मानी जाती है। त्याग पत्र भी ये किसको देगा? राज्यपाल को। अपदस्थ करने का तरीका एक ही है, पहले हटाया जा सकता है कदाचार अक्षमता जो है हाईकोर्ट के जजेस वाला मामला। फिर आयुक्त के नीचे हर डिपार्टमेंट में लोक सूचना अधिकारी होते हैं। हर ऑफिस में भी अगर आप जाओगे जनरली वहाँ का जो HOD होता है वो लोक सूचना अधिकारी होता है, उसको 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करवानी होती है। अब जो सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम इसमें लाया गया, इसमें कुछ विसंगतियां दूर करके 2019 में इसमें लाया गया। इसमें यह था कि राज्यों के भी जो आयुक्त होंगे उनकी वेतन भत्ते जो है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सूचना का अधिकार जो है इसमें कुछ सूचनाएं नहीं दी जा सकती, जैसे थर्ड पार्टी की सूचना नहीं देंगे। कुछ ऐसी है जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, या कोई मामला जो है अंडर सब्जुगेशन है, सुनवाई में चल रहा, उसका नहीं दिया जा सकता। कुछ मामले इससे बाहर रहते हैं। बाकी जनरली जो है वो सेंट्रल वाले से पूछे जाएंगे, राज्य वाले में इतना ही पूछा जाएगा। एक और टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग, वही 73वां 74वां संविधान संशोधन। राज्यों के अंदर पंचायतों और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के लिए जो इलेक्शन करवाने का काम ये करेगा हर 5 सालों में। 11वीं 12वीं अनुसूची में इसमें जोड़ा गया है। इसमें सेम वो की वो बातें हैं। इसमें राजस्थान में जो है 1994 में एक्ट बना, जब संविधान संशोधन के बाद में 73वें 74वें के बाद में पहले जो आयुक्त बने अमर सिंह राठौड़ बने, बाकी के नाम आपको याद रखने हैं। अभी प्रेम सिंह मेहरा है। अच्छा, वो जो पहले मैंने आपको बताया था अभी तक, उसमें एक जो सूचना आयोग वाले में एक कन्फ्यूजन है कि उसका कार्यकाल 3 साल का होता है, 5 साल का, 3 साल का होता है, थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आप गूगल करके भी देख सकते हैं, कुछ लोगों को डाउट है इस पर। वही 5 साल 65 वर्ष, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, त्यागपत्र भी वो लेगा, वेतन भत्ते वही हाईकोर्ट के जज के बराबर, अपदस्थ भी उसी रीति से किया जा सकेगा। कुछ भी नहीं इसमें ज़्यादा चीज़ें। कार्य भी वही सेम जो है वो निर्वाचन समय समय पर करवाना, बस फेयर होना चाहिए। एक राजस्थान के प्रशासन की जब बात आती है तो इसमें संभागीय व्यवस्था जो है वो पढ़ी जाती है। तो संभागीय व्यवस्था के बारे में 7 संभाग है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा ज़्यादा है वगैरह, ये इनकी पूरी डिटेल दे रखी है। वो थोड़ा सा आप देख लेना इसको शॉर्ट में, इस पर फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं आप। लोक नीति और विधि का, लोक नीति विधि का अधिकार। लोक नीति का मतलब है सरकारी नीति। एक आपकी निजी नीति होगी कि आपको बाहर घूमने जाना है, या आइसक्रीम खानी है, या छुट्टियां कहाँ बतानी है, क्या पढ़ना है, क्या मूवी देखनी है, ये लोक नीति नहीं, निजी नीति।
लोक नीति यानी पब्लिक, सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी जनरली गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है लोगों के प्रति। वो आर्थिक नीति भी हो सकती है और कोई नीति भी हो सकती है, सामाजिक नीति भी हो सकती है, लोगों के हित के लिए जो नीतियां बनाई जाती है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लोक नीति पे जनरली आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। विधिक अधिकार का मतलब है लोगों को अधिकार देने के लिए कुछ चीजें बनाएगी, जैसे एक तो है सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में लाया गया। एक आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें आपको मूल प्रोविजन जो है इसमें दिए हुए, आप नोट्स में आप देख सकते हो कि इसमें ये है कि आप सरकार जो है वो गारंटी देती है सेवा की, और राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है जो ये अधिकार लेके आया है। इस अधिनियम की धाराएं वगैरह इसमें दे रखी है, 2, 3, 4 आपको ध्यान से इसको पढ़नी पड़ेगी। समय दी गई समय सीमा में व्यक्ति को वो चीज मिल जानी चाहिए, इसकी शॉर्ट में आपको दे रखा। वर्तमान में इसमें 25 विभाग, जुलाई 2021 की बता रहा हूँ, और 221 सेवाएं हैं, मतलब 25 विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। एक व्यक्ति गया, उसको जो है सेवा जो है दिए गए समय के अंदर यानी 30 दिन के अंदर वो सर्विस मिल जानी चाहिए। पहले उल्टा होता था, लोग चक्कर लगाते रहते थे सरकारी चीजों को। अब जो सरकार का काम ही सेवा देना है तो आपको इतना देना पड़ेगा। अगर गारंटी अगर नहीं दी तो ऊपर अपील होगी, आप पे जुर्माना लग सकता है 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक। ठीक है, फिर आगे अगर नहीं हो रही तो 60 दिन के अंदर आगे अपील कर सकते हो, उसकी बातें। एक सुनवाई का अधिकार, एक और एक्ट लेके आए हैं अगस्त 2012 से। इसमें भी ये है कि 10 से 12 बजे तक आपकी सुनवाई होगी। इसमें सारी प्रोविजन आपके शॉर्ट में ये दिए हुए हैं। बाकी जो है ये कोर्स में डायरेक्ट नहीं है, राजस्व मंडल इत्यादि, तो इसको ज्यादा आप राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाओं में एक मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद है। ये जैसे भारत में खत्म हो गया, जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग आया, वैसे राज्य में जो है योजना बोर्ड को खत्म करके अब इसका नाम मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद बना दिया गया। अर्थशास्त्री पनगड़िया जो है इसके जो है पहले वो महर्षि वगैरह और ये जो है इनके मेंबर रहे हैं। जनरली जो है ये काम नीति आयोग का काम राज्य स्तर पर जो है मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद करती है। बाल संरक्षण आयोग बस वही 2009 में बना, कुल मिला के इसमें जो है मुख्यमंत्री की देखरेख में होता है। मेला प्राधिकरण, टैक्स सेटलमेंट बोर्ड, इस शॉर्ट में आपकी चीजें इसमें दी हुई है, आप इसमें देख सकते हो। एक इसमें जिला प्रशासन की चीजें इसमें मैंने ये विधिक सेवा प्राधिकरण भी आप देख सकते हो। राज्य महिला आयोग, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी ऑफ राजस्थान। इसमें एक जिला प्रशासन के बारे में, जिला प्रशासन की इंपॉर्टेंट ये है कि कलेक्टर का जो पद है वो कलेक्टर के पद के साथ साथ में कैसे व्यवस्था चलती है। हमारे यहाँ जनरली ये माना जाता है जिला प्रशासन में कि हमारे यहाँ प्रशासन पहले जो चलता था, प्रशासन के 3 रूप देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे। तो पारंपरिक प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो थी राजस्व, रेवेन्यू कलेक्शन। फिर उसके बाद में आ गया लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा जो इसमें अभी जो जुड़ा है वो है विकास। और एक प्रशासन कुछ लोग ये मानते हैं पुलिस और न्याय। ये 4-5 बड़े बड़े पिलर थे। आर्मी को उसमें बाहर कर दो। अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेज भारत में आते हैं, बंगाल को विजिट करते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने सबसे पहले दस्तूर नाम की इकाई को हटा के डिस्ट्रिक्ट बनाया और उसके हेड का नाम दिया कलेक्टर। कलेक्टर इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स रेवेन्यू। पहले रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता था, धीरे धीरे उसको कुछ पावर्स दी। वॉरेन हेस्टिंग्स आया 72-73 में से बनाया, जाते जाते उसने कलेक्टर का पद खत्म कर दिया। कॉर्नवालिस आया, उसको वापस सृजित करता है, फिर उसको लॉ एंड ऑर्डर की पावर भी देता है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी इससे जुड़ गया। तो कलेक्टर और ये दोनों मिलके जो है, फिर बाद में इसको दंड नायक मजिस्ट्रेट की पावर भी दे दी। तो एक पद बन गया, इसको कहा गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, हिंदी में इसको समाहर्ता भी बोलते हैं। तो ये पद इंपॉर्टेंट है। तो जिले में कर्ता धर्ता ये होता है। आपदा अधिकारी भी कोविड के समय में सबसे इंपॉर्टेंट का जो रोल उभर के आया वो आपदा अधिकारी के रूप में आया। तो इसके पास में ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशियल में होते हैं। पुलिस को कोई भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा नॉन कमिश्नरेट प्लेसेस वगैरह में, तो वो पहले जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से पूछेंगे। अगर जिले के स्तर पर है तो जो है एसपी को कलेक्टर से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे लेना पड़ेगा। नीचे के लेवल पे है तो डीएसपी को एसडीएम से लेना पड़ेगा, और उससे नीचे जो है तहसीलदार से थाना अधिकारी को लेना पड़ेगा। ये सिस्टम उन्होंने बनाया। तो जिले का जो कर्ता धर्ता सब कुछ जो है वो कलेक्टर होता है। उसके पास में वो तमाम तरह की पावर होती है। खास करके इलेक्शन के समय में भी उसके पास में एग्जॉर्बिडेंट पावर आ जाती है। आपको मोटा मोटा चीजें इसमें ध्यान रखनी है। ये आजादी से पहले भी था। ये हमने एज इट इज इम्बाइब किया, एज इट इज जो हमने इनहेरिट किया है अंग्रेजों से। अब जब 52 में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, तो अब ये कि प्रशासन का काम केवल राजस्व इकट्ठा करना या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसका काम डेवलपमेंट भी। तो डेवलपमेंट की एक नई इकाई उभर के आई। तो जैसे केंद्र में, जैसे अगर आप ये देखो कि सबसे ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे ऊपर कलेक्टर है, फिर उससे नीचे अगर आओगे तो एसडीएम है, इसके बीच में एडीएम का पद भी आ जाता है, एक वो बाद में बताएंगे उसमें, और फिर नीचे आ जाएगा तहसीलदार, और सबसे नीचे का जो पद है वो है पटवारी। ये लॉ एंड ऑर्डर रेवेन्यू के मिले जुले पद है। विकास के नाम पर जब आप आओगे तो पटवारी यानी ग्राम स्तर पर आएगा सचिव, जिसको वीडीओ कहा जाता है। ये पर उसके ऊपर आओगे तो बनेगा बीडीओ।
यानी ब्लॉक डेवलपमेंट, ये लगभग जो है इन दोनों के बीच में होता है। और सबसे ऊपर आओगे तो जिला स्तर पर सी होगा। तो एक नई पदावली आई विकास का, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में विकास के काम करना भी प्रशासन का लक्ष्य होना चाहिए। ये अंग्रेजों के सिस्टम में नहीं था, ये हमने धीरे धीरे इवॉल्व किया। ठीक है, तो ये भी एक नई शाखा उभर के आई है प्रशासन की। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जानी है। पंचायती राज हम देखते हैं। पुलिस में अगर आप देखते हो तो सेम पुलिस में जिला लेवल पे आपको एसपी देखने को मिलेंगे, उससे नीचे सीओ लेवल पे जो मिलेंगे आपको डीएसपी देखने को मिलेंगे, और जो नीचे थाना स्तर पर जाओगे तो आपको सीआईज मिलेंगे, सर्किल इंचार्ज मिलेंगे, थाना अधिकारी मिलेंगे। एसपी की हेल्प करने के लिए एडिशनल एसपी होगा, और जिला स्तर पर बैठेगा। वैसे ही सीओ की हेल्प करने के लिए एडिशनल सीओ होगा, उनकी हेल्प करने के लिए होगा। कलेक्टर की हेल्प करने के लिए एडीएम होगा, जो उसकी हेल्प करने के लिए होगा। ये प्रशासन इस तरह से चलता है। जुडिशरी हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में आपको करने की आवश्यकता नहीं। जिला प्रशासन में गांव के लेवल से आप स्टार्ट करेंगे तो डेवलपमेंट के काम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के काम, रेवेन्यू के काम पटवारी देखेगा, और जो कानून व्यवस्था जो शांति बनाए रखना, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस या थाना या चौकी या जो भी बीट लगती है वो करेंगे। और धीरे धीरे फिर जो है इनका ऊपर तक ढांचा जाता है। तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये मूल बातें आपके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर राजस्थान पॉलिटिक्स। हमने कोशिश की शॉर्ट में जितना हो सके, बाकी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। आज के लिए शुक्रिया।